गुड मॉर्निंग एस्पिरेंट्स। तो आज हम लोग एंशिएंट हिस्ट्री करने वाले हैं आर्य शर्मा से कवर। तो अगर आप किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हो जहाँ पे एंशिएंट हिस्ट्री आपके सिलेबस का पार्ट है, तो ये पूरी सीरीज ये आपके लिए काफी ज्यादा हेल्पफुल रहने वाली है। ठीक है, तो हम लोगों ने अभी तक 18 चैप्टर्स तक आर्य शर्मा से कवर कर लिए हैं। इन केस अगर आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन चेक कर लेना, आपको एंशिएंट हिस्ट्री की प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। ठीक है, आज हम लोग कर रहे हैं चैप्टर नंबर 19, द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल। और ये चैप्टर आपका 3 पार्ट्स में आने वाला है और ये पार्ट 1 है जिसमें हम लोग स्टेट कंट्रोल और इकोनॉमिक रेगुलेशन, ये 2 टॉपिक है जो कवर करने वाले हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोगों ने अभी तक देखा कि जैसे आपका मगध था, मगध से वो एक्सपेंशन स्टार्ट हुआ था और धीरे-धीरे होते-होते जितनी डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज आई जिन्होंने मगध पे रूल किया, उन सब ने एरिया एक्सपैंड किया। लेकिन सबसे ज़्यादा पीक पे कौन से एज में गया था वो? मौर्यंस के एज में। ठीक है, तो हम लोग आज वही डिस्कस करने वाले हैं कि कैसे आपका जो मौर्यन टाइम में जो उनकी सोसाइटी थी, उनका जो एडमिनिस्ट्रेशन था, वो इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था, इतना ज़्यादा सेंट्रलाइज़ था, यानी कि पावर एक ही किंग के पास थी। उन्होंने कैसे रूल किया और इतना स्ट्रॉन्ग एम्पायर होने के बाद भी लास्ट में वो डिक्लाइन क्यों हो गया। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं जो हम लोग इस चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले है आपका स्टेट कंट्रोल। तो बेसिकली देखो, अगर मैं आपसे पूछूँ, कोई भी उस टाइम की बात कर रही हूँ मैं, जब ये मतलब 4th सेंचुरी से 2nd सेंचुरी बीसी तक का टाइम है। ठीक है, तो आप ये सोचो उस टाइम में अगर मैं आपसे बोलूँ कि कोई भी स्टेट जो है वो इंटरनली कैसे स्ट्रॉन्ग हो सकता है, तो सबसे पहली चीज़ जो आपके माइंड में आनी चाहिए वो होनी चाहिए, एक तो स्टैंडिंग आर्मी होनी चाहिए, राइट? स्टैंडिंग आर्मी कैसे होगी? जब मैं जो भी मेरे ऑफिसर्स हैं उनको ट्रेन करूँगी, ठीक है? कि वॉर पे जाना है, इस तरीके से ट्रेनिंग लेनी है, प्रॉपर्ली उनको मैं ट्रेन करूँ और 24 आवर्स वो एक ही काम करें। जैसे कि सोल्जर्स है तो सोल्जर्स ही रहेंगे। ऐसा नहीं है कि अब वॉर की सिचुएशन आने वाली है तब मैं उनको बुला लूँ, ठीक है? तो एक स्टैंडिंग आर्मी मेरे पास होनी चाहिए। अब इस स्टैंडिंग आर्मी को मेंटेन करने के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए पैसे, रेवेन्यू मुझे चाहिए, ठीक है? अब ये रेवेन्यू आएगा कैसे मेरे पास? तो मुझे एक चीज़ पता है कि उस टाइम की जो सोसाइटी थी वो एग्रेरियन सोसाइटी थी, राइट? एग्रेरियन सोसाइटी कहने का क्या मतलब है कि वो लोग ज़्यादातर जो भी उनका प्रोडक्शन होता था एग्रीकल्चर से, उसी पे डिपेंड करते थे। अब देखो, किसान है, वो प्रोड्यूस कर रहा है और वो गवर्नमेंट को टैक्स दे रहा है। अब गवर्नमेंट के पास कंटिन्यूअसली अनाज आ रहा है और अनाज आने की वजह से जो बाहर के जो भी स्टेट्स हैं, उनके साथ ट्रेड हो रहा है, करेंसी आ रही है, पैसे आ रहे हैं, तो बेसिकली मेरा रेवेन्यू भी अच्छा खासा स्ट्रॉन्ग है। तो रेवेन्यू स्ट्रॉन्ग है तो रेवेन्यू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टैंडिंग आर्मी, यानी कि मैं एक स्टैंडिंग आर्मी जो है वो मेंटेन करके रख सकती हूँ। अब मैं स्टैंडिंग आर्मी मेंटेन कर रही हूँ, मुझे वेपन्स चाहिए, राइट? मुझे नए-नए टूल्स चाहिए, नए-नए टेक्नोलॉजीज़ चाहिए, जिससे मैं वॉर लड़ सकूँ, राइट? तो ये था पूरा आपका मगध का सिनेरियो, क्योंकि मगध के पास एक स्ट्रॉन्ग आपका आर्मी थी, उसके साथ-साथ एक स्ट्रॉन्ग ब्यूरोक्रेसी सिस्टम भी था, राइट? तो इस वज़ह से मगध आपका इतने लंबे टाइम तक सस्टेन कर पाया। तो ये वही कह रहा है आपका स्टेट कंट्रोल, कि जो किंग था ना, अल्टीमेटली सारी पावर रिलेटेड टू लॉ, रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन, रिलेटेड टू मिलिट्री कंट्रोल, रिलेटेड टू आइडियोलॉजीज, इन सभी चीजों को लेके पावर जो थी, अल्टीमेट पावर, वो सिर्फ और सिर्फ आपका किंग के पास ही था। ठीक है, तो सबसे पहला टॉपिक है हमारा आज का, कॉन्सेप्ट ऑफ किंगशिप एंड धर्म। ठीक है, देखो यहाँ ना धर्म का मतलब रिलीजन नहीं है, जैसे आज तो हमारी सोसाइटी रिलीजन के बेसिस पे बट गई है, लेकिन ऐसा नहीं है। उस टाइम में क्योंकि कोई ऐसा रिलीजन नहीं था मोनोटोनस, उस टाइम में लोग एक ही वे ऑफ लिविंग, स्टैंडर्ड वे ऑफ लिविंग, उसी को फॉलो करते थे। ठीक है, उसके बाद अब हुआ क्या, सोसाइटी आपकी ज़्यादातर वर्ण सिस्टम में बटी हुई थी कि ब्राह्मण्स हैं, क्षत्रिय हैं, देन आपके शूद्र हैं, वैश्यास हैं, इस तरीके से पूरी सोसाइटी डिवाइडेड थी। इस वजह से उस टाइम अगर हम बोल रहे हैं धर्म, तो उस टाइम हम ये बोल रहे हैं कि सोशल ऑर्डर, ड्यूटीज़, हर एक ग्रुप की डिसिप्लिन जो है सोसाइटी में, जो उनके कस्टम्स हैं, जो उनके ट्रेडिशन है, तो बेसिकली इन सारी चीज़ों का मतलब होता है धर्म। ठीक है? तो अब जो आपकी ब्राह्मणिकल लॉ बुक्स हैं, जैसे कि मनुस्मृति एक लॉ बुक है, उसके अकॉर्डिंग राजा को ना धर्मशास्त्र का मतलब है आपका कि धर्म प्लस लोकल कस्टम्स, उसके अकॉर्डिंग रूल करना चाहिए। मतलब कि जो आपका वर्ण सिस्टम चल रहा है, जो भी आपका समाज में जो भी परंपराएं चल रही हैं, जो भी कस्टम्स हैं, राजा का काम था उनको प्रोटेक्ट करना और उनको बदलना नहीं। मतलब जो आपका बिलीफ सिस्टम है लोकल लोगों का, बेसिकली उनको आप क्वेश्चन मत करो, उनको आप चेंज करने की कोशिश मत करो, बल्कि जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स का जो भी उनका अपना बिलीफ सिस्टम है, उसको आप प्रोटेक्ट करके रखो, उसको बदलने की कोशिश मत करो। ठीक है, तो यहाँ पे जो किंग है ना, उसको बोला जा रहा है गार्जियन ऑफ ट्रेडिशन, यानी कि किंग है जो इन सभी चीजों की क्या करेगा, देखभाल करेगा। ठीक है,
इसके बाद आता है आपके कौटिल्य, कौटिल्य यानी कि चाणक्य। अब कौटिल्य जो है ना वो ज़्यादा प्रैक्टिकल सोच रखते थे। वो ये मानते थे कि अगर सोसाइटी आपकी स्मूथली चल रही है, ट्रेडिशंस फॉलो करो, लेकिन अगर सोसाइटी आपकी स्मूथली नहीं चल रही है, कोई सिस्टम कोलैप्स हो गया है, कोलैप्स का मतलब क्या है कि जो आपके वर्ण सिस्टम है वो डिस्टर्ब हो गए हैं, लोग अपनी ड्यूटीज़ नहीं निभा पा रहे हैं, सोशल ऑर्डर आपका बढ़ रहा है, तो ऐसे टाइम पर कौटिल्य का कहना है किंग को एक्टिव रोल लेना पड़ेगा। इसलिए वो किंग को बोलते हैं कि आप ना धर्म प्रवर्तका यानी कि जो धर्म को सिर्फ फॉलो नहीं करता बल्कि उसको एस्टैब्लिश करता है और एनफोर्स करता है, ठीक है? तो आप वो करो। तो यहीं से जो सारा सिस्टम है ना वो चेंज हो गया। यहाँ से किंग आपके लॉ मेकर भी बन गए प्लस सोशल कंट्रोलर भी बन गए। तो कहने का क्या मतलब है, अगर सोसाइटी आपकी प्रॉपर वर्ण सिस्टम में चल रही है, जो ब्राह्मण्स हैं वो अपना काम कर रहे हैं, जो शूद्र हैं वो अपना काम कर रहे हैं और किसी को भी किसी से भी कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, तब तो किंग का काम है कि भाई उनके ट्रेडिशन, उनके कस्टम्स को आप एक्सेप्ट कर लो, यही आपका धर्म है, ठीक है? लेकिन अगर ऐसा कुछ रिवोल्ट आ जाए, कोई शूद्र बोल दे कि मैं नहीं करूँगा ये काम, मैं भी मुझे भी पढ़ना है, तो मैं भी बुक्स पढ़ूँगा जैसे ब्राह्मण्स पढ़ते हैं, या क्षत्रिय बोल दे कि मुझे वॉर नहीं लड़नी है, मुझे ट्रेड करना है, इस तरीके से कुछ अगर हो जाता है, तो किंग का काम है ये चीज़ कि अगर ऐसा कोई सिस्टम कोलैप्स हो रहा है, ठीक है? तो आपको यहाँ पे वो एक्टिव रोल प्ले करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे एस्टैब्लिश करना पड़ेगा, आपको यहाँ बताना पड़ेगा किसकी कौन-सी ड्यूटीज़ हैं, कैसे आप अपने एम्पायर में शांति ला सकते हो, बेसिकली वो काम। तो यहाँ किंग जो है वो लॉ मेकर भी हो गए और किंग जो है सोशली चीज़ें कंट्रोल भी कर रहे हैं, इस वजह से सोशल कंट्रोलर भी बन गए, ठीक है? तो ये है यहाँ पे। तो बेसिकली किंग जो था पहले आपका सारे रिलीजियस रूल्स वगैरह मानते थे, लेकिन अब किंग आपके रूल्स बनाते हैं, उनको एनफोर्स करते हैं और जो उनको फॉलो नहीं कर रहे हैं, उनको पनिश भी करते हैं, ठीक है? वही चीज़ यहाँ लिखी हुई है, द किंग was expected to actively uphold social order rather than merely follow religious injunctions, ठीक है? अगर कोई अपनी वर्ण ड्यूटी तोड़ रहा है फॉर एग्जाम्पल, तो किंग का काम है कि उसको समझाए। अब चाहे किंग फोर्सिबली समझाए, कैसे भी समझाए, तो ये पूरा चीज जो है वो स्टेट के कंट्रोल के अंदर आ गया, यानी कि किंग के अंडर आ गया है, ठीक है? और हमें यही सेम चीज जो है ना अशोका के इंस्क्रिप्शन में भी हमको देखने को मिलती है। अशोका ने अपने एक इंस्क्रिप्शन में लिखा हुआ है कि किंग के जो ऑर्डर्स है ना वो सबसे ऊपर है, यानी कि जो आपके ब्राह्मण्स है, रिलीजियस इंस्टीट्यूशंस हैं, लोकल कस्टम्स हैं, ये सभी लोग आपके रॉयल अथॉरिटी के नीचे आते हैं, ठीक है? ये चीज़ जो है ना पहली बार किसी किंग ने ना इतनी क्लियरली बोली थी कि अब ना सारे, चाहे आप कितने भी अपर वर्ण में हो, चाहे आप कितना भी अच्छा काम करते हो, लेकिन ये सब कुछ किंग के नीचे आता है और ये चीज़ अशोका ने अपने इंस्क्रिप्शन में मेंशन किया हुआ है क्लियरली, ठीक है? साथ ही आपको पता है कलिंग वॉर के बाद अशोका का माइंडसेट पूरा चेंज हो गया था, तो अशोका ने ना तब से जो धर्म है ना उसको प्रीच करना शुरू किया। और ये कैसे किया उन्होंने? उन्होंने एक प्रॉपर सिस्टम बनाया है। स्पेशल ऑफिसर्स को अपॉइंट किया कि आप जाओ धामा वगैरह के बारे में सबको बताओ, लोगों को समझाओ धर्म का मतलब क्या होता है, इमोरल बिहेवियर क्या होता है, उसको कैसे रोक सकते हैं। तो अब जो पूरा ये धर्म था ना ये आपका पर्सनल कोई डिस्क्रिशन या पर्सनल मोरालिटी नहीं रहा कि मेरा मन करेगा जो मुझे ठीक लगेगा वो करूंगी मैं, बल्कि अभी स्टेट पॉलिसी बन गया था, यानी कि अभी किंग की ड्यूटी है, यानी कि अशोका की ड्यूटी है कि वो हमें धामा समझाए, हमारे अंदर वो बदलाव लेके आए, ठीक है? अपनी टीचिंग्स के थ्रू। तो बेसिकली ये था। तो क्या था यहाँ पे हमने क्या देखा? धर्मशास्त्र यानी कि पहले ये था कि किंग जो है वो ट्रेडिशंस को प्रोटेक्ट करेंगे, लेकिन अगर कभी कोई ऐसी सिचुएशन आ जाती है कि कुछ आपस में डिस्टर्बेंस थोड़ा क्रिएट हो रहा है सोसाइटी में, तो फिर किंग आपके यहाँ पे धर्म प्रवर्तक यानी कि उसको चेंज भी कर सकते हैं। किंग जो है वो अल्टीमेटली सुपीरियर है सभी से। धर्म हो गया, लोग हो गए, ये जो रिलीजियस इंस्टीट्यूशन है, सब कुछ आपके किंग के नीचे आते हैं, ठीक है? तो ये था अशोका का माइंडसेट और ये चीज़ उन्होंने अपने इंस्क्रिप्शन पे भी लिखवाई है। इसके बाद है ग्रोथ ऑफ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म। रॉयल एब्सोल्यूटिज्म का मतलब होता है आपका कि राजा के पास मैक्सिमम पावर है लॉ बनाने की, इम्प्लीमेंट करने की और पनिश करने की, ठीक है? तो कोई भी इंस्टीट्यूशन, समाज, रिलीजन, लोकल बॉडीज कोई भी किंग से ऊपर नहीं है और इसी को हम लोग कहते हैं रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है? नाउ अब देखो, मगध के जो भी रूलर्स रहे हैं ना वो एक जगह रुक कर रूल नहीं करते थे, बल्कि उन्होंने लगातार कॉन्क्वेस्ट किया है, ठीक है? जैसे कि अंग हो गया, वैशाली हो गया, काशी, कोशाला, अवंती, कलिंग, इन सभी राज्यों को अपने अंदर मिलाया है उन्होंने, ठीक है? तो एम्पायर आपका अल्टीमेटली काफी बड़ा हो गया है। हर एरिया का अपना अलग कल्चर है, अलग रूल रहा है। अब आप इस चीज को सोच के देखो कि अगर आप एक या दो गांवों पे रूल कर रहे हो तो सिंपल है, कर लिया आपने, लेकिन जब आप पूरे सब कॉन्टिनेंट पे रूल कर रहे हो तो वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाता है। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि यहाँ पे एक तो अलग अलग कल्चर है, अलग अलग रीजन्स हैं, ठीक है? सबके डिफरेंट लॉज है, सबका माइंडसेट डिफरेंट है, सबका सिस्टम अलग अलग था एडमिनिस्ट्रेशन को चलाने का, ठीक है? तो यहाँ पे राजा को एक डर भी है कि वो अपना कोई रूल लेके आएंगे, कोई लॉ लेके आएंगे तो रिवोल्ट ना हो जाए, लोग उसके अगेंस्ट ना हो जाए, ठीक है? तो इस वजह से ना राजा को सोचना पड़ रहा था कि
सब जगह एक ही अथॉरिटी वो कैसे लेके आएँगे, कैसे एक ही लॉ होगा जो हर जगह काम करेगा, ठीक है? अब ये प्रॉब्लम तो आपको देखनी ही पड़ेगी जब आपकी टेरिटरी इतनी बड़ी हो जाएगी, ठीक है? तो पहले क्या हुआ जब कोई एरिया आपके अंडर में नहीं है, तो आपने पहले आर्मी भेज दी, एरिया जीत लिया। अब क्या? अब एरिया आपने जीत लिया, अपने अंदर मिला लिया उस एरिया को, बाद में क्या करना है? बाद में सिर्फ जीतना तो काफ़ी नहीं है ना, आपको रोज़मर्रा की जो ज़िंदगी है उसको कंट्रोल करनी पड़ेगी, जैसे टैक्स लेना पड़ेगा, लेबर्स है उनको काम देना पड़ेगा, स्टेट रूल्स फॉलो हों, ये देखना पड़ेगा, जो फॉलो नहीं कर रहे हैं उनको पनिशमेंट भी देना है और उसका भी डर है कि लोग इसके अगेंस्ट ना हो जाएँ। तो इसी चीज़ को कहते हैं हम लोग कोएर्सिव कंट्रोल, ठीक है? कोएर्सिव कंट्रोल का मतलब क्या है कि आप किसी को कंट्रोल कर रहे हो अपने फ़ियर से और अपने फ़ोर्स से, ठीक है? नाउ मगध के पास एक स्ट्रॉन्ग आर्मी थी, परमानेंट स्टैंडिंग आर्मी थी, वेपन्स थे, रिसोर्सेज़ थे, इसलिए जो लोग उनकी बातें ओबे नहीं करते थे, उनको सप्रेस कर दिया जाता था, जो अपोज़ करते थे, उनको पनिश कर दिया जाता था। नाउ अब लोगों का देखो आप, कैसे है, लोग किसी राजा की बात इसलिए नहीं सुन रहे हैं कि वो राजा बहुत अच्छा है, बल्कि अब बात इसलिए सुन रहे हैं क्योंकि राजा के पास पावर है, अगर मैंने कुछ नहीं सुना बात या कुछ नहीं माना तो मुझे पनिश कर दिया जाएगा। ये डर है, इस डर से लोग बात मान रहे हैं, ठीक है? और जैसे-जैसे उनका एक्सपेंशन होता चला गया ना, एरिया आपका बड़ा होता चला गया, हुआ क्या अब सेंट्रल एडमिनिस्ट्रेशन जो है ना, ये डेवलप होता चला गया। कैसे? तो जो कॉन्क्वेस्ट हुए, ठीक है? कॉन्क्वेस्ट के बाद लोकल ऑटोनॉमी आपकी कम हो गई, सारे डिसीजन जो है वो आप कैपिटल से ही लिए जाएँगे। राजा ही आर्मी का हेड है, लॉ का सोर्स है, एडमिनिस्ट्रेशन का बॉस है, ठीक है? तो पावर धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके आपकी सब जो भी बटी हुई थी, वो अब एक ही इंसान के पास आ गई है, जो है अल्टीमेटली हमारा किंग, ठीक है? और इसी को हम लोग कहते हैं रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, ठीक है? जब आप देखो आर्मी का कंट्रोल राजा के पास है, ब्यूरोक्रेसी का कंट्रोल राजा के पास है, लॉ जो है वो राजा ही है, राजा ने जो बोल दिया दैट इज़ लॉ, ठीक है? तो नेचुरली राजा जो है वो सबसे सुप्रीम हो गया, ठीक है? और इसी वजह से इसको कहा गया है कि ग्रोथ ऑफ रॉयल एब्सोल्यूटिज्म, धीरे-धीरे जैसे-जैसे कन्क्वेस्ट होते चले गए, वैसे-वैसे जो मगध की आर्मी है, मगध के किंग हैं, सारी पावर जो है वो आपकी सेंट्रलाइज़ होती चली गई किंग के पास, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे ब्यूरोक्रेसी एंड एडमिनिस्ट्रेटिव एक्सपेंशन। ब्यूरोक्रेसी का मतलब क्या होता है? जो भी गवर्नमेंट के जो पेड ऑफिसर्स होते हैं ना, जो गवर्नमेंट द्वारा दिए गए ऑर्डर्स को इम्प्लीमेंट करवाते हैं, टैक्स कलेक्ट करते हैं, रिकॉर्ड रखते हैं, लोगों की जो भी एक्टिविटीज़ होती है उसको मॉनिटर करते हैं, ठीक है? तो बेसिकली स्टेट ने जो काम बोल दिया है वो काम करेगा कौन? वो है हमारे ब्यूरोक्रेसी करेगी वो काम, ठीक है? नाउ अब मौर्यन ब्यूरोक्रेसी जो थी ना वो बहुत ही बड़ी थी, ठीक है? क्योंकि आपको पता है मौर्यन एम्पायर बहुत बड़ा एरिया था, अलग-अलग रीजन्स में डिवाइडेड था और बहुत सारे लोग थे। तो सिर्फ राजा कुछ बोल देगा और ऐसा बिलीव कर ले कि लोग अपने आप करेंगे, ऐसा नहीं होगा, ठीक है? साथ ही जो ऑर्डर कैपिटल से दे रहे हैं राजा, वो ऑर्डर गाँवों तक पहुँचे, विलेजेस तक पहुँचे, उसके लिए ऑफिसर्स चाहिए हमको, ठीक है? तो बेसिकली यहाँ आप देखोगे जितने ज़्यादा ऑफिसर्स मौर्यन टाइम में थे ना, उतने ऑफिसर्स किसी और पीरियड में हमको देखने को नहीं मिले हैं, ठीक है? और यहाँ पे आप देखना जो स्टेट है, यानी कि जो राजा है ना, वो हर जगह इंटरफेयर करता था, ठीक है? टैक्स कलेक्ट करना हो, टैक्स से रिलेटेड कोई लॉ अगर बनाने हो, वो राजा कंट्रोल करता था। जो आपका इकोनॉमिक स्फेयर है, एग्रीकल्चर सुपरविजन, ट्रेड रूट, टोल, कस्टम्स, माइन्स, फॉरेस्ट, ये आपका राजा कंट्रोल करेगा। जो आपका सोशल स्फेयर है, धर्म हो गया, डिसिप्लिन हो गया, मॉरल बिहेवियर हो गया, वो आपका राजा कंट्रोल करेगा। जो आपका एडमिनिस्ट्रेटिव स्फेयर है कि कितने प्रोविंसेस होने चाहिए, कितने सिटीज़ हैं, विलेजेस, आर्मी, ये सब कुछ आपका राजा कंट्रोल करेगा, ठीक है? तो जब स्टेट आपका इतना काम करेगा तो ऑब्वियसली बहुत सारे ऑफिसर्स आपको चाहिए ही चाहिए और इसी वजह से सबसे ज़्यादा ऑफिसर आपके हमें इसी पीरियड में देखने को मिलते हैं, ठीक है? इसके बाद यहाँ पे आ जाओ, एक इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है जो कि आपका तीर्थास। तीर्थास क्या होते हैं? हाई रैंकिंग ऑफिशियल्स जो होते हैं ना, उनका नाम है तीर्थास, ठीक है? ये लोग आपके मंत्री हो सकते हैं, पुरोहित हो सकते हैं, सेनापति हो सकते हैं। तो ये थे जो आपके हाईएस्ट रैंक पे है ना वो, ये लोग डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट करने का काम करते थे, ठीक है? पॉलिसी बनाने में और पॉलिसी इम्प्लीमेंट कैसे होगी, उनमें इनका काफ़ी इम्पोर्टेंट रोल होता था। तो अगर कहीं एग्ज़ाम में आता है ये कीवर्ड किससे रिलेटेड है, तो आपको पता होना चाहिए मौर्यन एम्पायर से रिलेटेड है, जो आपके हाईएस्ट ऑफिशियल्स थे, उनको कहते थे, ठीक है? इनका काम होता था डायरेक्टली किंग को रिपोर्ट करना, ठीक है? इसके बाद नाउ जो भी आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिलेटेड जो भी काम होता था, एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी फंक्शन अंडर स्ट्रिक्ट रॉयल सुपरविजन। तो जो भी ये पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव काम होता था, वो सारा राजा के सुपरविजन के अंदर ही होता था। राजा को पता होता था, राजा ही फाइनल अथॉरिटी था। ऑफिसर्स सारे के सारे राजा को अकाउंटेबल थे, क्या काम किया, कैसे काम किया, क्यों काम किया, ये आपने अपने मन से क्यों किया, जब लॉ ये कहता है, मैं ये कहता हूँ, इस तरीके से सबको ही राजा को ही अपॉइंट करते थे, ठीक है? तो कोई भी ऑफिसर अपनी इंडिपेंडेंट पावर जो है ना नहीं चला सकता था,
सब कुछ किंग के कंट्रोल में था, ठीक है। तो बेसिकली आप यहाँ पे फ्लो थोड़ा समझो। एक बहुत बड़ा एम्पायर है, बिग एम्पायर है। बिग एम्पायर यानी कि आपको ज्यादा कंट्रोल चाहिए। ज्यादा कंट्रोल लेने के लिए आपको ज्यादा वर्क करना पड़ेगा। ज्यादा वर्क करने के लिए यानी कि आपको ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए। ज्यादा ऑफिसर्स चाहिए यानी कि आपका एक सेंट्रलाइज्ड ब्यूरोक्रेसी सिस्टम जो है वो डेवलप हो गया है, ठीक है। ये ध्यान रखना। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है यहाँ पे आपका एस्पियोनाज सिस्टम। एस्पियोनाज सिस्टम का मतलब होता है आपका, जैसे आपने पहले देखा होगा कोई ऐसे ड्रामा वगैरह, कोई सीरियल वगैरह या कोई मूवी वगैरह आपने देखा हो जो ऐसे किसी पुराने टाइम से रिलेटेड हो, जो पहले गुप्तचर वगैरह होते थे, राइट। यानी कि राजा के कुछ लोग होते थे जो सीक्रेटली ना किसी और उसमें जाके काम करते थे, चुपचाप इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करते थे और वो आप राजा को देते थे, लेकिन उनका कोई ऐसे आइडेंटिटी राजा ने पब्लिक नहीं की थी, ठीक है। तो बस यही मतलब ये ना बेसिकली पुलिस का काम करते थे, ओपनली पुलिस जैसा काम करते थे, ताकि राजा को पता चले कि एग्जैक्टली उनके एम्पायर में क्या चीज चल रही है, आजू बाजू वाले एम्पायर में क्या चीज चल रही है, इस तरीके से, ठीक है। तो अब क्योंकि मौर्यन एम्पायर काफी बड़ा था, अलग अलग रीजन्स थे, कुछ कुछ एरियाज आपके नए नए ऐड हुए थे, तो प्रॉब्लम ये थी कि कहीं कुछ ऐसा रिवोल्ट जैसी सिचुएशन ना आ जाए, कोई इन्वेजन ना होने लग जाए, या ऑफिसर्स जो है वो करप्ट ना हो जाए। तो इस तरीके से राजा ना खुद तो नजर रख नहीं सकता था इन सारे एरियाज पे, तो उन्होंने ऐसे गुप्तचर कह लो आप लोग, एस्पियोनाज सिस्टम उन्होंने बनाया था। बेसिकली स्पाइज उन्होंने रखे थे जो किंग को सारी इन्फॉर्मेशन देते थे, ठीक है। तो मौर्यन एडमिनिस्ट्रेशन इतना सक्सेसफुल इतने टाइम तक चल पाया, उसका एक बड़ा रीजन ये भी है, हाईली ऑर्गेनाइज एस्पियोनाज नेटवर्क, यानी कि राजा के बिहाफ पे ये लोग काम करते थे, जो राजा को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज की इन्फॉर्मेशन देते थे, ठीक है। अब ये कुछ आपके डिफरेंट कैटेगरीज के स्पाइज हैं, ठीक है। तो बेसिकली कुछ लोग आपके जैसे साधु नहीं होते उस रूप में रहते थे, कुछ ट्रेडर के रूप में रहते थे, कुछ आपके कॉमन सिटीजन बन के रहते थे, ठीक है। ताकि लोगों को ये पता ना चले कि ये राजा के लिए काम कर रहा है, बट वो एक्चुअली में वो आदमी स्पाई होता था, ठीक है, जो राजा के बिहाफ पे नजर वगैरह रखने का काम करता था, सारी इंफॉर्मेशन कलेक्ट करता था और देन राजा को देता था। तो जैसे सबसे पहला आपका गैदर इंटेलिजेंस ऑन फॉरेन पावर्स, क्या चल रहा है, कहीं कोई इन्वेजन तो नहीं होने वाला है, एक तो ये था। दूसरा आपका मॉनिटर द कंडक्ट ऑफ स्टेट ऑफिशियल्स, यानी कि स्टेट में क्या काम चल रहा है उनके ऊपर नजर रखना, ठीक है। तो बेसिकली स्पाइस का काम ही यही था कि पड़ोसी किंगडम्स का प्लान जानना, क्या चल रहा है, आर्मी मूवमेंट्स पता करना, अलायंसेस पता करना, ताकि स्टेट पे अटैक होने से पहले राजा को ये चीज पता हो और राजा कोई अपना डिप्लोमेटिक मूव जो है वो कर सके, ताकि अटैक से बचा जा सके, ठीक है। तो बस वही था। और कुछ स्पाइस जो थे उनको इसलिए भी रखा जाता था ताकि जो भी राजा के जो भी ऑफिसर्स हैं, गवर्नर, टैक्स कलेक्टर, आर्मी ऑफिसर्स, सब पर नजर रख सके, ठीक है। मतलब कोई भी करप्शन ना कर सके, इस वजह से। और इस सिस्टम की वजह से ना आपका इंटरनल स्टेबिलिटी और स्टेट अथॉरिटी जो है ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग हो पाई, ठीक है। तो बेसिकली आप ये देखो, अगर आपका बड़ा एम्पायर है, यानी कि आपको बाहर से ज्यादा ना अंदर भी आपको काफी खतरा है कि लोगों के अंदर माइंड में क्या चल रहा है, लोग कोई रिवोल्ट ना कर दे, तो वो आपका हिडन थ्रेट रहते हैं। तो इस वजह से स्पाइज यानी कि जो जासूस है उनको आपको हर जगह भेजना पड़ता है, हर एक डायरेक्शन में, ताकि आपको पता चल सके, इन्फॉर्मेशन आपके पास आ सके और आप अपनी अथॉरिटी जो है और ज्यादा मजबूत कर सको, क्योंकि आपको 2 स्टेप पहले ही पता होगा कि अच्छा अब आगे ये होने वाला है, तो आप ऑलरेडी उसका सॉल्यूशन जो है वो निकाल लोगे, ठीक है। इस वजह से स्पाइस को रखा जाता था। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे सैलरी स्ट्रक्चर एंड इकोनॉमिक कंट्रोल। अब ज्यादातर जो भी आपके ऑफिसर्स थे ना उनको कैश में पेमेंट मिलती थी, यानी कि कोई जमीन या कोई अनाज सिस्टम नहीं था, कैश में आप पेमेंट करते हो। तो आप ये चीज समझो कि कैश में आप पेमेंट कर रहे हो यानी कि आपके पास बहुत पैसा है, ठीक है। तो इकोनॉमी आपकी मोनेटाइज्ड है, स्टेट के पास माइंस हैं, टैक्सेस हैं, ट्रेजरी है। तो बेसिकली देखो, अगर इकोनॉमी वीक होगी तो कैश सैलरी पॉसिबल ही नहीं है, बट कैश सैलरी मिल रही है यानी कि इकोनॉमी काफी ज्यादा स्ट्रांग है, राजा के पास बहुत सारे पैसे जो है आ रहे हैं, ठीक है। अब ये आपके हाईएस्ट पेड ऑफिशियल्स थे, जैसे कि मंत्री, पुरोहित, सेनापति, युवराज, जो आपके प्रिंस जो होगा, क्राउन प्रिंस, वो फ्यूचर में ये रूल करेगा। तो बेसिकली ये, ठीक है। तो इन लोगों को ना 48,000 पानास एनुअली मिलते थे, ठीक है। एक पाना आपका सिल्वर कॉइन होता है, जो कि आपका अबाउट 3/4 तोला सिल्वर जो है वो एक पाने कॉइन में होता था, ठीक है। तो यानी कि 48,000 यानी कि बहुत ही बड़ा अमाउंट जो है मिलेगा, ठीक है। नॉर्मल आदमी के लिए ये अनइमेजिनेबल अमाउंट था। और जो आपके लोअर लेवल के जो भी ऑफिशियल्स होते थे, जैसे कि क्लर्क हो गए, मैसेंजर्स हो गए, गार्ड्स हो गए, उनको 60 पानास दिए जाते थे। कभी कभी 10 से 20 पाना भी मिलते थे उनको। तो इससे पता चलता है कि स्टेट का स्ट्रक्चर जो था ना वो एक हिरार्कियल था, हर कोई इक्वल नहीं था। हर किसी की जॉब ऐसा नहीं है कि आप चाहे एक क्लर्क का काम करो, चाहे एक हाईएस्ट ऑफिशियल, आपको सैलरी सेम मिलेगी, नहीं, बल्कि हाईएस्ट ऑफिशियल उसको ज्यादा मिलेगी। तो ये जो डिवीजन था ना, ये जो हिरार्की सिस्टम था, ये उस टाइम में एग्जिस्ट करता था, ठीक है। तो बेसिकली यहाँ आपको डिस्पैरिटी दिख रही होगी, जो हाई सैलरी है वो टॉप ऑफिसर्स के लिए है, जो लो सैलरी है वो कॉमन स्टाफ के लिए है, ठीक है। तो ये हमें हाई इनकम डिस्पैरिटी जो है दिखाता है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट ओवरऑल सिग्निफिकेंस। तो बेसिकली अभी तक आपने क्या समझा कि ये जो पूरा एम्पायर है ना, देखो एंशियंट इंडिया में ज्यादातर किंगडम्स आपके ना लिमिटेड कंट्रोल ही रख पाते थे, ठीक है। लेकिन मौर्यन पीरियड में
स्टेट ने ना काफ़ी कंट्रोल किया लोगों की लाइफ से लेके इकोनॉमी, मोरालिटी, ऑफिशियल सिक्योरिटी हर जगह सब पर डायरेक्ट कंट्रोल रखा, ठीक है? तो बेसिकली हाईएस्ट डिग्री ऑफ जो स्टेट कंट्रोल किया है किसी एम्पायर ने वो आपका मौर्यन्स एम्पायर है, ठीक है? तो बेसिकली हाईएस्ट डिग्री ऑफ स्टेट कंट्रोल अगर किसी एम्पायर ने किया है तो वो आपका मौर्यन्स ने किया है, ठीक है? और इन लोगों ने ना ऐसा नहीं सिर्फ एक चीज़ को स्ट्रॉन्ग कर लिया है, एक ही चीज़ पे डिपेंडेंट है, नहीं, बल्कि इनकी मिलिट्री भी स्ट्रॉन्ग है, ब्यूरोक्रेसी भी स्ट्रॉन्ग है, एस्पिनेट सिस्टम भी स्ट्रॉन्ग है, आइडियोलॉजी भी स्ट्रॉन्ग है और इसी वजह से ये लोग अपनी इतनी स्ट्रॉन्ग अथॉरिटी जो है उसको मेंटेन करने में इतना सक्सेसफुल रहे, ठीक है? और यहीं से आप देखोगे मौर्यन एम्पायर से ना एक सेंट्रलाइज्ड इंपीरियल स्टेट जो है ना ये फॉर्मेशन जो है वो स्टार्ट हो गया था, ठीक है? तो यहाँ राजा के पास अल्टीमेटली सभी मैटर्स को लेके अल्टीमेट पावर राजा के पास ही है, ठीक है? चाहे एडमिनिस्ट्रेटिव पावर हो, चाहे आपका इकोनॉमी को लेके कोई पावर हो, चाहे आपका सोशल ऑर्डर्स को लेके कोई पावर हो, सारा का सारा डिसीजन जो है अल्टीमेटली वो फाइनल राजा का ही होगा, ठीक है? तो ये था पूरा आपका स्टेट कंट्रोल कि कितना ज़्यादा स्टेट के पास आपका अल्टीमेटली कंट्रोल था, ठीक है? तो ये था स्टेट कंट्रोल। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इकोनॉमिक रेगुलेशंस। अब एक चीज़ देखो मैंने आपको क्या बताया कि जो राजा था वो एक तो एडमिनिस्ट्रेशन पे पूरा कंट्रोल रखता था, दूसरा इकोनॉमी पे पूरा कंट्रोल रखता था। तो इकोनॉमी पे कंट्रोल रखने का मतलब है कि जो भी आप प्रोडक्शन कर रहे हो, जो भी आपका फसल वगैरह उग रहा है, उसका प्राइस कितना होगा, कितने प्राइस में वो बिकेगा। बेसिकली एमएसपी जो होगा वो राजा डिसाइड करेगा, ठीक है? जैसे आज हम जीएसटी वगैरह भरते हैं, टैक्स वगैरह, तो उन अनाज पे कितना टैक्स लगेगा, कैसे आप वो टैक्स दोगे, ये सारी चीज़ें किंग कंट्रोल करेगा, ठीक है? इसके बाद सोशली मैंने आपको बता ही दिया, आर्मी पे किंग का कंट्रोल है, ये मैंने आपको बता ही दिया। तो इन सब में सबसे पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं इकोनॉमिक रेगुलेशंस, ठीक है? तो इधर आ जाओ, सबसे पहला टॉपिक है आपका स्टेट रेगुलेशंस ऑफ द इकोनॉमी। तो देखो, क्या होता था, स्टेट रेगुलेशन का मतलब पता ही है कि इकोनॉमी जो है वो लोग ना अपने मन से नहीं चला रहे हैं कि मेरी फसल है, मैं इसको 10 रुपए किलो बेचूँगा या 50 रुपए किलो बेचूँगा, नहीं। बल्कि गवर्नमेंट हर जगह रूल्स बना रही है और उन रूल्स को आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, ठीक है? तो जैसे आज होता है हमारा एमआरपी है, जीएसटी रूल्स होते हैं, क्वालिटी चेक होता है, ये सारी चीज़ें हैं, वही सेम रेगुलेशंस उस टाइम में थी, ठीक है? तो कैसे था तो देखो, तो यहाँ सबसे पहली बात ये आती है कि हमको इनके बारे में पता कैसे चला है? तो हमको पता चला है अकॉर्डिंग टू कौटिल्याज़ अर्थशास्त्र, कौटिल्या के अर्थशास्त्र के हिसाब से, तो मौर्यन्स ने ना 27 आपके स्पेशल ऑफिसर्स जो है वो अपॉइंट किए थे और इन सभी को ना एक इकोनॉमिक एक्टिविटी दे दी गई थी और वो एक बंदा उस इकोनॉमिक एक्टिविटी का इंचार्ज था, ठीक है? तो बेसिकली इकोनॉमी को चलाने के लिए जो भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स हैं, उन अलग-अलग डिपार्टमेंट्स को अब एक ऑफिसर है जो संभाल रहा है, ठीक है? जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ कि एग्रीकल्चर है, तो कौन-सी फसल उगानी है, इरिगेशन का पानी आपको कैसे मिलेगा, लैंड कितने लैंड पे आपको कितनी फसल उगानी है, ये भी राजा कंट्रोल करता था। जब जैसे वॉर जैसी कोई कंडीशन आ गई है, तो उनको ज़्यादा अनाज चाहिए, तो वो ज़्यादा प्रोडक्शन आपको करना पड़ेगा, आपके ऊपर प्रेशर भी डालते थे, ठीक है? तो बेसिकली फार्मर की बिल्कुल डिस्क्रिशन यहाँ पे नहीं थी, ठीक है? दूसरी बात जैसे ट्रेड एंड कॉमर्स दूसरी एक्टिविटी हो गई, तो कौन क्या बेच सकता है, कितना टैक्स लगेगा, कितना टोल कलेक्ट करना है, मार्केट के रूल्स क्या हैं, इसके लिए एक दूसरा ऑफिसर था। तीसरा आपका वेट्स एंड मेजर कि आपका जो तराजू होता है ना जिसपे आप सामान वगैरह तोल रहे हो, वो चेक करना ताकि चीटिंग ना हो सके। प्राइस और क्वांटिटी जो है ये स्टेट वेरीफाई करेगा, ठीक है? फिर आपका एक ऑफिसर है जो क्राफ्ट, जो वीविंग, स्पिनिंग वगैरह जो चीज़ें होती थी, कपड़े कैसे बनेंगे, उनकी क्वालिटी वगैरह चेक करना, प्राइस डिसाइड करना, ये सारा जो आर्टिसंस का काम होता था, ये भी आपका स्टेट के अंडर आ रहा है। फिर एक बंदा है जो माइनिंग और इंडस्ट्रीज़ देखेगा। तो इस तरीके से किंग ने क्या किया था, ऐसे अलग-अलग लोग जो है वो अपॉइंट कर दिए थे, ठीक है? तो इन्हीं को हम लोग कहते हैं सुपरिटेंडेंट्स, यानी कि ये जो है काम करेंगे मतलब एक एक्टिविटी ये सँभालेंगे, ठीक है? ये बेसिकली आपका सुपरविज़न का काम कर रहे हैं, ठीक है? तो बेसिकली कोई भी एक्टिविटी जो है ना, वो किसी का ऐसा प्राइवेट डिस्क्रिशन नहीं है कि मेरा मन है तो मैं करूँगा, इतना ही करने का मन है, इतना ही करूँगा, नहीं। हर जगह रूल है, हर चीज़ को देखने के लिए ऑफिसर है और उनकी इंस्पेक्शन भी होगी, ठीक है? तो बेसिकली इकोनॉमी जो है लोग चला रहे हैं, पर वो जो पूरा कंट्रोल है, रिमोट जो है वो पूरा वो स्टेट के हाथ में है, ठीक है? और ये सारे सेक्टर्स, ये कुछ-कुछ एग्ज़ाम्पल्स हैं, बट टोटल आपके 27 सेक्टर्स से ऐसा समझ लो। इनको हर एक ऑफिसर है जो रेगुलेट कर रहा है। तो बेसिकली इकोनॉमी जो है वो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रिक्ट सुपरविज़न के अंदर काम कर रही है, ठीक है? दूसरा है आपका एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन कंट्रोल। तो एंशिएंट टाइम में आपको पता है फार्मिंग जो है वो रेन पे डिपेंड करती थी, ठीक है? अगर पानी कंट्रोल में है तो क्रॉप कंट्रोल में है, अगर क्रॉप कंट्रोल में है तो टैक्स आपका कंट्रोल में है। इसीलिए स्टेट का सबसे पहले फोकस होता था कि वाटर प्लस लैंड किसी को भी प्रोवाइड करना जिससे हमें खेती करवानी है।
ठीक है? तो बेसिकली स्टेट था जो आपको इरिगेशन फैसिलिटीज़ वगैरह प्रोवाइड करता था और इसीलिए उन्होंने क्या किया था, जैसे अगर कभी बारिश वगैरह नहीं हुई, सूखा वगैरह ना पड़े, तो इस वजह से उन्होंने कैनाल्स बनवाए थे, टैंक्स बनवाए थे, रिजर्वायर्स बनवाए थे। तो ये चीज़ें बनवाई थी ताकि लोग जो है वो इरिगेशन कर सकें, ठीक है? अब ये अगर कोई फार्मर इन चीज़ों का इस्तेमाल कर रहा है, तो उसको स्टेट को टैक्स भी देना पड़ता था, कुछ चार्जेस भी हैं जो स्टेट को देने पड़ते थे, ठीक है? तो यहाँ भी फार्मर खुद अकेला कुछ नहीं करता था, स्टेट इसमें एक्टिवली जो है इन्वेस्ट करती थी, ठीक है? तो स्टेट ही डिसाइड कर रहा है कि किस फील्ड को कब कितना पानी मिलेगा और पानी फ्री फॉर ऑल नहीं था, उसके लिए आपको चार्जेस पे करने ही पड़ेंगे, ठीक है? और जिसने रूल तोड़ा उसको फाइन देना पड़ेगा, पनिशमेंट मिलेगी, तो ये सारी चीज़ें थी, ठीक है? नाउ अब यहाँ पे देखो एक चीज़ है मेगास्थनीज़। मेगास्थनीज़ का ऑब्जर्वेशन यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आपको पता है, ये आपका ग्रीक एम्बेसडर था जो मॉरियंस के कोर्ट में था, ठीक है? तो उसने भी पूरा ये सिस्टम देखा था, उसके अकॉर्डिंग जो लैंड मेजरमेंट है ना, वो इजिप्ट जैसा ही था, ठीक है? हर फील्ड यहाँ पे मेजर होता था, एरिया के हिसाब से टैक्स फिक्स होता था और टैक्स आपका ऐसा नहीं है कि गेस करके किंग बोल देता था कि तुम इतना टैक्स दे दो, तुम इतना टैक्स दे दो, बल्कि एक साइंटिफिक तरीके से जैसे इजिप्ट में कैलकुलेट होता है, सिमिलरली वैसे ही कैलकुलेट होता था और वो लोगों को भरना पड़ता था, ठीक है? तो सबसे पहले हम 2 टर्म्स का मतलब समझते हैं। एक समझते हैं स्लेव का मतलब और दूसरा समझते हैं हम लोग स्लेव सोसाइटी का मतलब, ठीक है? स्लेव सोसाइटी का मतलब आपका ये होता है कि जो पूरी इकोनॉमी है ना, वो स्लेव्स पर ही चल रही है, ठीक है? जैसा कि ग्रीस में होता था, रोम में होता था और स्लेव का मतलब क्या है कि स्लेव्स का आप यूज़ कर रहे हो, कुछ एरियाज़ में स्लेव्स का इस्तेमाल जो है हो रहा है। तो वो इंडिया में होता था, इंडिया जो थी वो आपकी स्लेव सोसाइटी नहीं थी, लेकिन कहीं-कहीं पे स्लेव्स का इस्तेमाल जो है वो किया जाता था, ठीक है? उसी की बात यहाँ पे हो रही है कि मॉडर्न पीरियड में ना पहली बार एग्रीकल्चर में स्लेव्स का यूज़ हमें क्लियरली दिखता है। अब जिन लोगों की लैंड अपनी नहीं है, ठीक है? और राजा को प्रोडक्शन चाहिए तो राजा ने देखा कि ये जो ज़मीन है ये तो ऐसी पड़ी हुई है, इस पे खेती क्यों नहीं करा सकते हम? तो अब उस ज़मीन पे जो अनयूज्ड लैंड था, उस पे खेती कराने के लिए लोगों को हायर किया जाता था, लोगों को यानी कि स्लेव्स को हायर किया जाता था, ठीक है? तो पहली बार ये जो है कॉन्सेप्ट है ना कि एग्रीकल्चर यानी कि खेती करने के लिए स्लेव्स का जो इस्तेमाल है, वो यहाँ से आपका शुरू हो गया था, ठीक है? और ये भी पूरा आपका स्टेट ही है जो पूरा ओन करते थे। तो जो लोग स्टेट के लिए काम कर रहे हैं वो स्लेव्स हैं, हायर्ड लेबर्स हैं, ठीक है? अब यहाँ पे एक चीज़ देखना आप, मेगास्थनीज़ के अकॉर्डिंग ना कि उसने इंडिया में ना स्लेव्स नहीं देखे, ठीक है? अब इसका जो मतलब था ना ये ना कंपैरिज़न करा था ग्रीस और रोम से, ठीक है? वहाँ पे ना स्लेव्स जो थे ना ओपनली उनको बेचा जाता था, खरीदा जाता था, चेन में बाँध के रखा जाता था, इस तरीके की हालत थी, ठीक है? तो ये वहाँ से कंपेयर कर रहा था, लेकिन इंडिया में ऐसा जैसे मैंने आपको बताया स्लेव सोसाइटी का कोई सिस्टम एक्जिस्ट नहीं करता था। यहाँ पे लोगों को हायर किया जाता था, स्लेव्स को रखा जाता था, काम कराया जाता था एंड दैट्स अबाउट इट, ठीक है? तो बहुत सॉफ्ट स्लेवरी सिस्टम था इंडिया में, हिडन फॉर्म में था। ज़्यादातर आपके डोमेस्टिक स्लेव्स होते थे, ये स्टेट्स वगैरह के फार्म वगैरह पे काम करते थे। तो यहाँ आप देखोगे कोई विजिबल स्लेवरी नहीं है, ऐसा नहीं है कि उनको चेन में बाँध के रखा है, ज़ुल्म हो रहा है उन पे, जैसा ग्रीस और रोम में होता था। तो इस वजह से इसने ऐसा बोला कि इसने कोई स्लेव्स इंडिया में नहीं देखे, ठीक है? लेकिन वैदिक टाइम से हमको पता है कि डोमेस्टिक स्लेव्स का जो सिस्टम है वो चलता आ रहा है और मॉडर्न पीरियड में लार्ज स्केल पर एग्रीकल्चरल लेबर के लिए यूज़ होता था, ठीक है? अब अर्थशास्त्र में ना स्लेव्स के रूल्स लिखे हुए हैं, उनकी पनिशमेंट, उनकी ड्यूटीज़ लिखी हुई है, ये सब कुछ मेंशन है। इसका मतलब क्या है कि ये सिस्टम एक्जिस्ट करता था, लेकिन अब क्योंकि इन्होंने स्लेव सोसाइटी देखी हुई थी, तो इनका भी माइंड वही था कि स्लेव्स ऐसे ही होते हैं, जो इनको इंडिया में देखने को नहीं मिला। इसीलिए इनके अकॉर्डिंग इंडिया में इनको कोई स्लेव्स जो है देखने को नहीं मिले। लेकिन हमको जो एंशिएंट टेक्स्ट मिले, अर्थशास्त्र में जो मेंशन है स्लेव्स के बारे में, उससे ये पता चला कि स्लेव्स एक्जिस्ट करते थे, ठीक है? इसके बाद इधर आ जाओ, स्टेट फार्म्स एम्प्लॉयड स्लेव्स एंड हायर्ड लेबर्स, जैसा मैंने आपको बताया कि मॉरियंस जो थे, वो अपने फार्म्स मेंटेन करते थे और उनके लिए स्लेव्स उनको चाहिए थे, हायर्ड लेबर्स चाहिए थे। स्लेव्स यानी कि आपके फोर्स्ड लेबर्स, ठीक है? और हायर्ड लेबर्स यानी कि पेड लेबर्स, उनको पैसे दिए जाते थे काम करने के लिए, ठीक है? इसके बाद अशोका के कलिंग वॉर के बाद ना कुछ 1.5 लाख 1,50,000 जो लोग हैं ना, इनको लाया गया। ये नंबर थोड़ा एक्ज़ैजरेटेड माना जाता है, लेकिन ये ऐसा है कि मतलब इ इतने लोगों को ना बंदी बना के, स्लेव्स बना के लेके आया गया ताकि इनसे काम करवाया जा सके, ठीक है? क्योंकि ऑब्वियसली अशोका जीत गए थे कलिंग वॉर में। लेकिन इसके बावजूद इंडिया को ना एंशिएंट इंडिया को स्लेव सोसाइटी नहीं माना जाता, जैसे ग्रीस और रोम में होता था, ऐसा नहीं माना जाता है, ठीक है? तो बेसिकली आपका मौर्यन पीरियड में
स्लेवरी थी पर लिमिटेड फॉर्म में थी। एग्रीकल्चर सेक्टर में हमको ज़्यादा देखने को मिलता है ये। सोसाइटी जो था वो कास्ट बेस्ड डिपेंडेंस पे चल रही थी, इसीलिए इंडिया को हम लोग स्लेव सोसाइटी नहीं मानते हैं, बट यहाँ पे अनफ्री लेबर सिस्टम ज़रूर था, ठीक है? तो ये है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे ट्रांसपोर्ट, रोड्स एंड कम्युनिकेशन नेटवर्क। तो आपको पता है मौर्यन एम्पायर जो था वो काफ़ी बड़ा था। अब हर जगह कंट्रोल कर पाना तभी पॉसिबल था जब हमारे पास रोड है, रिवर है, कम्युनिकेशन बेसिकली हमारा स्ट्रांग है हर एक एरिया से, हर एक रीजन से, ठीक है? अब इसको ऐसे सोचो आप लोग जैसे कि किंग जो है वो पाटलिपुत्र में है, कैपिटल में बैठा हुआ है। एम्पायर आपका अफगानिस्तान, कर्नाटका यहाँ तक पूरा फैला हुआ है। अगर आर्मी आपकी जल्दी मूव ना करे, अगर टाइम जैसे कर्नाटका में आर्मी अभी पूरी सेटअप है, ठीक है? और अफगानिस्तान में वॉर हो गई है, तो अब क्या होगा इस सिचुएशन में? अगर आर्मी जल्दी मूव नहीं करेगी, ऑर्डर्स अगर टाइम पे नहीं पहुंचेंगे, या फिर टैक्स वगैरह जो कलेक्ट हो रहा है, गुड्स वगैरह का जो ट्रांसपोर्ट हो रहा है, अगर वो टाइम पे नहीं होगा तो एम्पायर आपका टूट जाएगा, ठीक है? तो इसी वजह से मौर्यंस ने रोड, रिवर, हॉर्सेस, इन सभी चीजों का फुल कैपेसिटी में इस्तेमाल किया और बहुत अच्छा खासा एक तरीके से इफेक्टिव रॉयल कंट्रोल जो है ना वो बना पाए थे ये लोग, ठीक है? इसके बाद आपका जो पाटलिपुत्र है, पाटलिपुत्र ना इतना पावरफुल कैपिटल इसीलिए था क्योंकि वो आपके रिवर्स के जंक्शन पे था। ये हमने पहले भी डिस्कस किया है, ठीक है? गंगा, सन, गंडक, ये कुछ रिवर्स थी जो पाटलिपुत्र के पास थी, ठीक है? अब रिवर्स का मतलब क्या है कि आप चीप ट्रांसपोर्ट कर सकते हो, फास्ट मूव कर सकते हो, ट्रेड अच्छे से होगा, आर्मी वगैरह जो है वो इजीली मूव कर पाएगी। तो बेसिकली क्योंकि आपके पास पोर्ट्स वगैरह डेवलप्ड है, सिटीज वगैरह डेवलप्ड है, इस वजह से ये जो कम्युनिकेशन है ये बहुत अच्छे से हो पा रहा है, ठीक है? अब ये कुछ आपके इंपॉर्टेंट रोड नेटवर्क्स हैं जैसे कि पाटलिपुत्र टू नेपाल वाया वैशाली एंड चंपारण, हिमालयन फुटहिल रोड फ्रॉम वैशाली टू पेशावर, road connecting northwest India with Patna mentioned by Megasthenes, routes linked Patna with Sasaram, Mirzapur, सेंट्रल इंडिया, कलिंग, आंध्रा एंड कर्नाटका, ठीक है? तो ये कुछ आपके स्ट्रॉन्ग लिंक है। और यहाँ पे हॉर्सेस भी जो है ना वो काफी इंपॉर्टेंट रोल जो है वो प्ले करते हैं फास्ट कम्युनिकेशन के लिए, आर्मी मूवमेंट के लिए, रॉयल मैसेंजर्स वगैरह के लिए, ठीक है? तो बस हॉर्सेस बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग माने जाते हैं और बहुत दूर दूर तक एरिया बहुत जल्दी कवर कर लेते हैं, ठीक है? इसके बाद है आपका अशोकन इंस्क्रिप्शंस। अब अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस थे, जो पिलर्स थे, वो हाईवे के अलोंग लगाए गए थे ताकि लोगों को ना किंग के ऑर्डर्स दिखे, धर्म के बारे में पता चले, स्टेट के जो भी रूल हैं वो पता चले और स्टेट का प्रेजेंस जो है फील हो, ठीक है? ये आपको दिखाता है कि कैसे साइकोलॉजिकली आप कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, यानी कि लोगों के माइंड में ये चीज बिठा रहे हो कि किंग का मैसेज है ये, ठीक है? यानी कि आप एक किंग के अंडर हो, ये चीज, ठीक है? और ये जो पिलर्स थे ना आपके, ये आपके चुनार जो कि नियर वाराणसी के पास है, यहाँ पे बनते थे। फिर हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर इनको दूर ले जाया जाता था। तो इससे पता चलता है कि ट्रांसपोर्ट सिस्टम जो है वो काफी ज्यादा हाईली एडवांस था। अगर एडवांस नहीं होता तो ये पिलर रास्ते में टूट जाते या पहुंच ही नहीं पाते, बट काफी अच्छे से इनको ले जाया जाता था और स्टेट के पास लॉजिस्टिक्स पावर भी एग्जिस्ट किया करती थी, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है आपका एक्सटेंट एंड लिमिट्स ऑफ मॉरियन कंट्रोल, यानी कि मॉरियन एम्पायर जो है वो कहाँ तक फैला हुआ था, ठीक है? तो सबसे पहली चीज तो है कि ये जो मौर्यन एम्पायर था ना वो आपका स्ट्रांग भी था लेकिन हर जगह इक्वली स्ट्रांग नहीं था। कैसे देखो, एक्सटेंट का मतलब क्या है कि कितनी दूर तक इफेक्टिव कंट्रोल है, ठीक है? तो मौर्यंस का जो कंट्रोल था ना वो जो आपके सेटल्ड और जो डेवलप्ड एरियाज है ना उनमें काफी ज्यादा स्ट्रांग था। तो जो आपके सिटीज हैं, फर्टाइल रिवर वैलीज हैं, ट्रेड सेंटर्स हैं, यहाँ पर प्रॉपर टैक्स कलेक्ट हो रहा है, लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन है, आर्मी और ऑफिशियल्स जो है यहाँ पर एक्टिव हैं, ठीक है? लेकिन लिमिट्स लिमिट्स यानी कि कुछ एरियाज ऐसे भी थे जहाँ पे ये कंट्रोल थोड़ा वीक हो जाता था। क्यों वीक हो जाता था? क्योंकि एम्पायर आपका काफी बड़ा था, कम्युनिकेशन कभी कभी थोड़ा स्लो हो जाता था, डिस्टेंस काफी ज्यादा था, तो कोई ऑर्डर्स या कुछ चीजें पहुंचने में काफी टाइम लग जाता था कभी कभी। स्पेशली जो आपके बॉर्डर एरियाज थे ना वहां पे किंग का कंट्रोल थोड़ा कम था, लोकल जो गवर्नर्स थे ना उनको थोड़ी ज्यादा फ्रीडम मिल जाती थी। तो ऐसा इसलिए हो पाता था क्योंकि बहुत ज्यादा डिस्टेंस है और थोड़ा पुअर कम्युनिकेशन है, मोबाइल टेलीफोन वगैरह तो ऐसा कुछ एग्जिस्ट नहीं करते थे इस वजह से, ठीक है? तो मेन जो सेंटर था ना मॉरियंस का वो पाटलिपुत्र ही था। फिर इसके बाद आपका एम्पायर को कंट्रोल करने के लिए ना उन्हें प्रोविंसेस में बांट दिया गया था, ठीक है? अब ये कुछ आपके प्रोविंसेस हैं और इन प्रोविंसेस के अंदर जैसे इंडिया में स्टेट है एंड स्टेट का कैपिटल है, सिमिलरली ये आप मान लो कि स्टेट्स के कैपिटल है और ये स्टेट्स हैं, यानी कि ये प्रोविंसेस है और ये उन प्रोविंसेस का कैपिटल है, इस तरीके से, ठीक है? तो इनके थ्रू इन स्टेट्स को जो है वो कंट्रोल किया जाता था और ये प्रोविंसेस जो है कुमार जो आपके रॉयल प्रिंस होते थे वो कंट्रोल करते थे, ताकि किसी और को नहीं हायर किया गया किसी भी प्रोविंस को कंट्रोल करने के लिए, ताकि ऐसा ना हो कि कल की डेट में जिसको हायर किया गया वही अब किंग के अगेंस्ट जा रहा है, किंग से वॉर लड़ रहा है, किंग को ओवरथ्रो कर दे रहा है जैसे पास्ट में होता आ रहा है। तो इस वजह से ऐसा ना हो, इस वजह से किसी और ऑफिसर को नहीं अपॉइंट किया जाता था प्रोविंस की देखभाल करने के लिए, बल्कि जो रॉयल प्रिंस होते थे ना उन्हीं को ये काम दिया जाता था, ठीक है? इसके बाद जो आपके गवर्नर्स होते थे ना
ये लोग डेली एडमिनिस्ट्रेशन खुद चलाते थे, लोकल डिसीजंस वगैरह ये लोग ले लेते थे। क्यों ले लेते थे? देखो, किंग तो कोशिश कर रहा है जितना ज़्यादा कंट्रोल कर सके कर रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं-कहीं किसी-किसी मैटर पे अगर ये लोग डिसीजन ले रहे हैं, तो इनको पता है जब तक ये बात किंग को पता चलेगी, किंग अपनी सेना भेजेंगे, पूरा काम चलेगा, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा। इस वजह से ये लोग थोड़ी-थोड़ी पर्सनल ऑटोनॉमी जो है ना, उसका इस्तेमाल ये लोग कर लेते थे, लेकिन किंग के अगेंस्ट ये लोग नहीं जा सकते थे, ठीक है? इसके बाद है आ जाओ यहाँ पे पॉपुलेशन एंड मिलिट्री स्ट्रेंथ। तो जो आपका मौर्यन एम्पायर था ना, ठीक है? मौर्यन एम्पायर में बहुत ज़्यादा लोग नहीं रहते थे। आज के इंडिया जैसे डेंस पॉपुलेशन बिल्कुल नहीं था। एंशिएंट टाइम में थोड़ा लो प्रोडक्टिविटी, लेस मेडिकल फैसिलिटीज़, लो लाइफ एक्सपेक्टेंसीज़ ये थी। तो इसी वजह से पॉपुलेशन जो था ना आपका नेचुरली काफ़ी ज़्यादा कम होता था। स्टैंडिंग आर्मी जो थी वो आपकी 6,50,000 सोल्जर्स थे उसमें। अब इसको ऐसे सोचो आप लोग किसी भी सोसाइटी में अब हर कोई तो सोल्जर नहीं हो सकता। वुमेन है, चिल्ड्रन है आपके, एल्डरली लोग हैं, फार्मर्स हैं, आर्टिसंस हैं, एटसेट्रा बाकी भी लोग रहते हैं, ठीक है? तो अगर हम एक रफ अंदाज़ा लगाएँ, हम मान लेते हैं कि 10% लोग हमारे आर्मी में थे, तो आर्मी में आपके 6,50,000 लोग हैं या आर्मी का 10% हम लोग मान लेते हैं, ठीक है? तो टोटल पॉपुलेशन इस हिसाब से अगर आप कैलकुलेट करोगे क्योंकि 10% आपका है 6,50,000 तो 6,50,000 को अगर आप मल्टीप्लाई कर दो 10 से, तो ये कुछ 6.5 मिलियन आ जाएगा। तो इतने लोग तो बेसिकली गैंगेटिक प्लेन वाला जो एरिया था उसकी पॉपुलेशन आपकी 6.5 मिलियन थी, ठीक है? अब गैंगेटिक प्लेन ही क्यों मेंशन है? क्योंकि मॉरिन पावर जो था ना उसका कोर एरिया गैंगेटिक प्लेन में ही था। एग्रीकल्चर, रेवेन्यू ये जो सिटीज़ वगैरह डेवलप थी ना, ये यहीं पे कॉन्सन्ट्रेटेड थी गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में, ठीक है? तो आर्मी का जो मेजर रिक्रूटमेंट होता था ना, वो भी यहीं से होता था। तो पॉपुलेशन कम थी, आर्मी प्रोपोर्शनली बहुत बड़ी थी। इससे ये प्रूव होता है कि मौर्यन स्टेट हाईली आपका मिलिटरीलाइज़्ड था और सेंट्रलाइज़्ड था, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे टैक्सेशन सिस्टम। तो यहाँ पे एक चीज़ लिखी हुई है, मौर्य पीरियड मार्क्ड अ लैंडमार्क इन द हिस्ट्री ऑफ टैक्सेशन इन एंशिएंट हिस्ट्री। इससे पहले ना आपका टैक्सेशन सिस्टम जो था ना वो इतना ज़्यादा सिस्टमैटिक नहीं था, ठीक है? मौर्यंस के टाइम में फिक्स्ड रूल्स आए, डिफाइंड ऑफिसेज़ आए, मल्टीपल टाइप के टैक्सेस आए, तो फर्स्ट टाइम टैक्स कलेक्शन को लेके ना एक प्रॉपर सिस्टम जो है आपका वो मौर्यंस के टाइम में ही डेवलप हुआ, ठीक है? अब मैं आप लोगों से एक चीज़ पूछती हूँ, मुझे बताओ टैक्स एक्चुअली में देता कौन था? ठीक है? मुझे ये बताना आप लोग मेन टैक्स पेयर कौन था, ठीक है? अभी तो हम डिस्कस करेंगे ही। तो कौटिल्य के अकॉर्डिंग ना ये कुछ आपके टैक्स पेयर्स थे। फार्मर सबसे पहला है, फिर आपका आर्टिसन है, फिर आपका ट्रेडर है। ये 3 लोग हैं जो किसी भी इकोनॉमी में आपके टैक्स देते थे। ऑलमोस्ट मतलब आप ये समझो हर प्रोडक्टिव एक्टिविटी टैक्स के अंडर आ रही है, ठीक है? और स्टेट का फुल कंट्रोल है उसके ऊपर, ठीक है? अब इतना अगर आप टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, इतने लोगों से टैक्स कलेक्ट कर रहे हो, तो आपको एक स्ट्रॉन्ग एडमिनिस्ट्रेटिव मशीनरी चाहिए, ठीक है? टैक्स सिर्फ बोल देने से नहीं होता है, बल्कि उसका असेसमेंट, उसका कलेक्शन, उसका स्टोरेज ये सब कुछ आपको करना पड़ेगा। इसी वजह से मौर्यन स्टेट ने ना स्पेशल ऑफिसर्स जो हैं वो अपॉइंट किए थे, ठीक है? जैसे यहाँ पे देखो की ऑफिशियल्स, एक है आपका समहर्ता, ये चीफ ऑफिसर था ऑफ असेस एंड कलेक्शन। तो बेसिकली इसका काम था टैक्स का असेसमेंट करना, कितना टैक्स लगेगा, टैक्स का कलेक्शन करना, ये डिसाइड करता था किस पे कितना टैक्स लगेगा, किस एरिया से कितना रेवेन्यू जो है वो जनरेट होना चाहिए, ठीक है? तो इसीलिए सबसे पावरफुल पोजीशन जो है इसकी मानी जाती है। दूसरा आपका सन्निधाता, ये कौन थे? ये स्टेट का जो भी टैक्स वगैरह कलेक्शन होता था, जहाँ रखा जाता था, जो भी चीज़ें थी मतलब टैक्स आ चुका है, उसको सेफ रखना है, वो प्रोटेक्टर का काम ये करते थे, ठीक है? इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, अब इन सभी चीज़ों के ऊपर मॉरियंस ने एक चीज़ की थी, वो क्या किया था, मान लो जिसने टैक्स कलेक्ट किया है, वो थोड़ा टैक्स चुरा ले, ठीक है? अपने पास रख ले, करप्शन कर ले बेसिकली। और ये चीज़ जो है ना, अर्थशास्त्र में कौटिल्य ने लिखा भी है कि अगर आप मतलब टैक्स कम आप लोगों से कलेक्ट करो, वो फिर भी फाइन है, लेकिन जो करप्शन हो रहा है सिस्टम में, वो अच्छा नहीं है, ठीक है? इस चीज़ का ज़िक्र उन्होंने किया भी है कि करप्शन ज़्यादा डैमेज करता है कंपेयर टू कम टैक्स कलेक्ट करना, ठीक है? और अर्थशास्त्र में आप देखोगे काफ़ी सारे टैक्सेस का ज़िक्र है कि कितना टैक्स कितने लोगों से कलेक्ट किया जाता था। अगर वो चीज़ें एक्चुअल में होती थी, तो यानी कि वो लोग काफ़ी ज़्यादा टैक्स कलेक्ट कर पाते थे, काफ़ी सरप्लस अमाउंट में, और इसी वजह से इतनी अच्छी खासी आर्मी वो मेंटेन कर पाते थे, ठीक है? इसके बाद है आपका टैक्सेस इन काइंड एंड स्टोरेज सिस्टम। तो एपिग्राफिक एविडेंस, एपिग्राफिक का मतलब है जो इंस्क्रिप्शंस वगैरह हमको मिले हैं, उनसे एविडेंस मिला है कि टैक्स जो है वो 2 तरीकों से लिया जाता था। एक आपका कैश में और दूसरा आपका काइंड्स में। काइंड्स यानी कि जो गेहूँ, चावल है वो आपने कलेक्ट कर लिया। ये ज़्यादातर फार्मर से कलेक्ट किया जाता था, और कैश जैसे कि सिल्वर कॉइन्स, कॉपर कॉइन्स ये आपका ज़्यादातर ट्रेडर्स या जो ऑफिशियल्स होते थे, उनसे कलेक्ट किया जाता था, ठीक है? अब क्योंकि हर जगह कॉइन अवेलेबल नहीं थे, इकोनॉमी पूरी तरीके से कैश बेस्ड इकोनॉमी अभी भी नहीं थी, तो इस वजह से इन 2 तरीकों से टैक्स जो है वो कलेक्ट किया जाता था, ठीक है? फार्मर से जो भी लिया जाता था अनाज, वो आपका ग्रेनरी में स्टोर कर दिया जाता था।
तो ये आपका ऑफिशियल्स और जो आर्मी होते थे उनको राशन देने के काम आता था। इमरजेंसी में आप यूज कर सकते हो। अगर फेमाइन यानी कि बरसात वगैरह से फसल खराब हो गई है या फिर ड्रॉट यानी कि सूखा पड़ गया है, तो आप ये दे सकते हो लोगों को, ठीक है। तो इस वजह से ये काफी इंपॉर्टेंट हो गया था। इसके बाद है आपका करेंसी एंड मोनेटाइजेशन। देखो करेंसी क्या होता है, करेंसी यानी कि जो ऑफिशियल्स के पास है, सिक्के पैसे जो स्टेट यूज करती है बेसिकली, ठीक है। और मोनेटाइजेशन का मतलब क्या है, जब इकोनॉमी आपका बार्टर सिस्टम से हट के कॉइन और कैश वगैरह पे चलने लग जाए, उसको कहते हैं, ठीक है। तो मौर्यन पीरियड में इकोनॉमी आपकी पार्टली मोनेटाइज हो चुकी थी। यहाँ पे हमको पंच मार्क सिल्वर कॉइन्स देखने को मिलते हैं, सिल्वर के सिक्के बेसिकली, और पंच मार्क कॉपर कॉइन्स भी देखने को मिलते हैं। और इन दोनों के अलावा कास्ट कॉइन्स, डाई स्ट्रक कॉइन्स, इन सब के बारे में मैंने आपको बताया है, ये देखने को मिलते हैं। तो बेसिकली यहाँ पे यूनिफॉर्म करेंसी मतलब सेम टाइप के कॉइन्स या सिक्के पूरे एम्पायर में चल रहे थे, ठीक है। ये हमको देखने को मिलता है। यहाँ से फैसिलिटेटेड टैक्स कलेक्शन यानी कि टैक्स कलेक्शन होता था, इससे पता चलता है हमको। साथ ही जो भी सैलरीज, जो भी पेमेंट्स वगैरह होते थे, वो इन सिक्कों का इस्तेमाल करके होते थे। और इन सिक्कों की वजह से लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड और मार्केट एक्सचेंज में हमको हेल्प मिलती थी, ठीक है। इसके बाद है आपका नेचर ऑफ मौर्यन एम्पायर। तो मौर्यन एम्पायर आपका प्री इंडस्ट्रियल टेरिटोरियल एम्पायर था। प्री इंडस्ट्रियल टेरिटोरियल एम्पायर का मतलब क्या है कि मशीन, फैक्ट्रीज, मास प्रोडक्शन, ये सारी चीजें नहीं थी। इकोनॉमी आपकी एग्रीकल्चर, हैंडीक्राफ्ट्स, टैक्सेस, ट्रिब्यूट्स, इन चीजों पे चलता था, ठीक है। ये आपका काफी डिफरेंट है। जो आपके कॉलोनियल एम्पायर्स आएंगे, जो आपका कॉलोनियल टाइम आएगा, उसमें तो मशीन्स और ये सारी चीजें लोगों से इन्हीं पे काम करवाया जाता था, ठीक है। जो आपका इंडस्ट्रियल एज आएगा बेसिकली, ठीक है। जो मॉडर्न एम्पायर था बेसिकली, वो आपका लैंड कंट्रोल पे बेस्ड था, टैक्सेस पे, ट्रिब्यूट्स पे बेस्ड था, डायरेक्ट कंट्रोल था जो भी एरियाज थे उनके ऊपर, ठीक है। गैंगेटिक प्लेन वाला हो गया, जो प्रोविंसेस थे उज्जैन, तक्षशिला, तोसाली, उन पे डायरेक्ट कंट्रोल था आपका मौर्यंस का, ठीक है। डायरेक्ट ऑफिसर्स थे, डायरेक्ट टैक्सेशन सिस्टम था, डायरेक्ट आर्मी की प्रेजेंस थी, ठीक है। साथ ही रिसीव्ड ट्रिब्यूट। ट्रिब्यूट देखो, जैसे कि उन्होंने बहुत सारा एरिया अपने अंडर में कर लिया, जैसे कि आपका मगध है, मगध के अलावा ये उनका पूरा कब्जा है। लेकिन अब यहाँ से सेंट्रलाइज पावर जो है, अब यहाँ तक आप देखो थोड़ी सी वीक हो जाएगी। ये एरिया उन्होंने अपने अंदर कैप्चर किया है, लेकिन इसका जो किंग है ना, किसी किसी एरिया में वो किंग है ही, ठीक है। लेकिन उसने इसको जो है वो एम्परर मान लिया है, उसी के लिए ये किंग जो है वो काम कर रहा है। किसी किसी एरिया में ये था। तो अगर ऐसा सिचुएशन है तो वो किंग को ट्रिब्यूट भी देता था। ट्रिब्यूट का मतलब क्या है, एक तरीके से टैक्स दे रहा है वो। जो भी उसके एरिया में प्रोडक्शन हुआ है ना, उसका कुछ परसेंटेज वो किंग को एज अ ट्रिब्यूट जो है वो दे रहा है। तो वो ट्रिब्यूट भी मिलते थे इनको। और इसी को कहा जाता है आपका सुवरेनिटी। मतलब एरिया पूरे तरीके से आपके कंट्रोल में नहीं है, लोकल रूलर्स हैं अपनी जगह पे, लेकिन वो आपको एम्परर मानते हैं, आपको ट्रिब्यूट भी देते हैं, और आपके अगेंस्ट जो है वो कुछ ऐसा रिवोल्ट वगैरह भी नहीं करते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, कॉलोनियल एम्पायर जो था वो ज्यादातर फेमस था किस लिए, बताओ मुझे। अब कॉलोनियल एम्पायर जो था उनका फोकस किस चीज पे था, वो इंडिया को रॉ मटेरियल सप्लायर मानते थे। जैसे कि इंडिया से जो रॉ मटेरियल्स है, कॉटन, इंडिगो, जूट, ये ले जाते थे। ब्रिटेन में फैक्ट्रीज में उन रॉ मटेरियल्स का इस्तेमाल करके वो गुड्स बनाते थे और वापस इंडिया में ही उन गुड्स को बेच देते थे, ठीक है। तो बेसिकली इंडिया आपका मार्केट भी है और इंडिया आपका रॉ मटेरियल का सोर्स भी है, और यही काम होता था कॉलोनियल एरा में, ठीक है। तो मौर्यन एम्पायर जो है वो फंडामेंटली ब्रिटिश कॉलोनियल रूल से काफी ज्यादा डिफरेंट था, अलग था, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे ओवरऑल सिग्निफिकेंस। तो मौर्यंस का जो भी इकोनॉमिक रेगुलेशन है वो हमको दिखाता है किस तरीके से एक जो स्टेट है ना, इंटरवीन कर सकता है इकोनॉमिक रेगुलेशंस को लेके भी, ठीक है। साथ ही कितनी स्ट्रॉन्ग आपकी एडमिनिस्ट्रेटिव प्लानिंग थी, कैसे अर्ली मोनेटाइजेशन हुआ, टैक्सेशन सिस्टम डेवलप हुआ, ये सारा कुछ इसका जो फाउंडेशन है ना, जो बेस है ना, वो मौर्यन एम्पायर ने ही प्रिपेयर कर दिया था, ठीक है। तो बेसिकली मौर्यन एम्पायर ने ही इंस्टीट्यूशनल फाउंडेशन रखी थी इंपीरियल इकोनॉमी की एंशिएंट इंडिया में। तो बेसिकली एक राजा कैसे अपने इकोनॉमी पे कंट्रोल ला सकता है, उस चीज की शुरुआत मौर्यन एम्पायर ने ही की थी, ठीक है। इन्होंने यूनिफॉर्म कॉइन्स का यूज किया, कैश में सैलरी देनी शुरू की, कैश एंड काइंड दोनों ही तरीकों से टैक्स कलेक्ट करना शुरू किया, मार्केट इकोनॉमी डेवलप की, लॉन्ग डिस्टेंस ट्रेड वगैरह इन्होंने पॉसिबल किए। तो काफी एडवांस रूल इन्होंने डेवलप कर दिया था, ठीक है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक, ठीक है। आई होप आपको आज के दोनों टॉपिक जो है समझ में आए हों। आज हम लोग करने वाले हैं चैप्टर नंबर 19, द सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, और ये चैप्टर नंबर 19 का पार्ट 2 है। ये चैप्टर टोटल आपका 3 पार्ट्स में आने वाला है। पार्ट 1 ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, जिसमें हम लोगों ने स्टेट कंट्रोल एंड इकोनॉमिक रेगुलेशंस के बारे में समझा था। आज इस वीडियो में हम लोग करने वाले हैं आर्ट एंड आर्किटेक्चर एंड स्प्रेड ऑफ मटीरियल कल्चर एंड द स्टेट सिस्टम। तो बेसिकली ये जो आपका चैप्टर है, सिग्निफिकेंस ऑफ मौर्यन रूल, ये चैप्टर आपका बात करता है कि कैसे जब मौर्यंस का एडमिनिस्ट्रेशन था, मौर्यंस का राज था बेसिकली, उस टाइम में किस तरीके का एडमिनिस्ट्रेशन था, किस तरीके का कंट्रोल था, क्या क्या
पॉलिसीज थी, कैसे क्या सारा कुछ काम करता था, वो हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, ठीक है। जिसमें हम लोगों ने सबसे पहले डिस्कस किया था स्टेट कंट्रोल, यानी कि जो राजा है ना वो किस हद तक अपना जो पूरा एडमिनिस्ट्रेशन है उसको कंट्रोल करता था। तो हमने देखा था पावर आपकी सेंट्रलाइज है, यानी कि सिर्फ राजा ही है जो सभी मैटर्स पे, चाहे इकोनॉमी रिलेटेड मैटर्स हो, चाहे आपका एडमिनिस्ट्रेटिव मैटर्स हो, चाहे आपका आर्मी को लेके कुछ हो, या फिर इनके अलावा भी कोई और मैटर हो, उन पे अल्टीमेट डिसीजन किसका होगा, सिर्फ और सिर्फ राजा का होगा, ठीक है, किंग का होगा। तो वो हमने देखा था स्टेट कंट्रोल। इसके बाद हम लोगों ने देखा था इकोनॉमिक रेगुलेशन, कैसे मतलब इकोनॉमी में क्या क्या चीजें हो रही हैं, चाहे ट्रेड हो रहा है, चाहे आपका एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन जो हो रहा है, चाहे कोई भी एक्टिविटी आप कर रहे हो इकोनॉमी में, उसमें राजा कितना कंट्रोल करता था, ये हम लोगों ने डिस्कस किया था, राइट। आज हम लोग देखेंगे आर्ट एंड आर्किटेक्चर, बेसिकली मॉरियंस के टाइम में किस तरीके का आर्ट था, कैसा आर्किटेक्चर था, ये सारी चीजें, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं फटाफट से आज के सेशन के साथ। आर्ट एंड आर्किटेक्चर, सबसे पहला है हमारा इंट्रोडक्शन ऑफ स्टोन मेसनरी। स्टोन मेसनरी का मतलब होता है कि आप पत्थरों का इस्तेमाल करके ना कोई भी चीज जो है वो पक्का एकदम बहुत मतलब स्ट्रॉन्ग बनाते हो, ठीक है। यहाँ पे कट एंड पॉलिश्ड स्टोन का इस्तेमाल होता है, परमानेंट जोड़ने की जो टेक्निक्स होती है उनका हम लोग इस्तेमाल करते हैं। तो बेसिकली इससे कोई टेम्परेरी स्ट्रक्चर नहीं बनता है, बल्कि लॉन्ग लास्टिंग परमानेंट स्ट्रक्चर बनता है, ठीक है। तो मौर्यन से पहले ना ज्यादातर जो बिल्डिंग्स थी वो वुड की, यानी कि लकड़ी की और मिट्टी का, इनका इस्तेमाल करके बनाया जाता था, जो आपका पता है टेम्परेरी टाइम के लिए है, कोई हल्का सा कुछ भूकंप आया या कुछ आया तो वो गिर जाएगा। तो ज्यादातर बिल्डिंग्स आपकी कच्ची ही होती थी, ठीक है, और इस वजह से आज तक वो बिल्डिंग्स जो है वो बच नहीं पाई हैं, ठीक है। मॉरियंस के आने के बाद क्या हुआ, मॉरियंस ने ना लार्ज स्केल पे स्टोन का यूज जो है वो स्टार्ट किया, ठीक है। तो स्टोन्स का यूज ना वो लोग छोटी छोटी चीजों में नहीं करते थे, बल्कि बड़ी बड़ी चीजों में, जैसे पिलर्स हैं अशोका के, रेलिंग्स हो गए, स्तूपास हो गए, केव्स हो गए, इन सब को बनाने में स्टोन्स का इस्तेमाल किया जाता था। और इंडिया में ना पहली बार सिस्टमैटिक तरीके से ये चीज जो है ना यहीं से स्टार्ट हो गई थी, ठीक है। तो मॉरियंस ने बेसिकली लैंडमार्क कॉन्ट्रीब्यूशन मतलब कि स्टोन बिल्डिंग ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो गए आपके, ज्यादा ड्यूरेबल हो गए आपके, इसी वजह से मॉरियंस के टाइम में जो स्ट्रक्चर्स बने हुए हैं वो हमें आज तक देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो आर्ट एंड आर्किटेक्चर ना एक तरीके से हमको फिजिकल एविडेंस जो है ना वो प्रोवाइड कर देता है, जो ये प्रूव करता है कि हाँ उस टाइम में मॉरियंस के टाइम में किस तरीके का आर्किटेक्चर था, कैसे बनाए जाते थे चीजें, ये सारी चीजें, ठीक है। तो ये था, तो ये ना पहला ऐसा साम्राज्य कह लो आप लोग, पहला ऐसा किंगडम था जिन्होंने स्टोन का यूज करना शुरू किया था इतने लार्ज स्केल पे, ठीक है। तो यहाँ से हमको वो ट्रांजिशन देखने को मिलेगा टेम्परेरी मटेरियल से परमानेंट मटेरियल की तरफ, ठीक है। तो ये जो टेक्नोलॉजी वाइज कल्चरल वाइज जो शिफ्ट है ना आर्ट एंड आर्किटेक्चर को लेके, वो हमको यहीं से देखने को मिलेगा। इसके बाद है आपका मॉरियन पैलेस एट पाटलिपुत्र। तो देखो मेगास्थनीज जो थे ना उन्होंने ये चीज लिखी थी कि पाटलिपुत्र जो है ना बहुत ही ज्यादा ग्रैंड है, ठीक है। उसने ना पाटलिपुत्र को कंपेयर किया था ईरान के पैलेसेस से, ठीक है। तो आर्किटेक्चर वाइज उन्होंने बताया कि कितना ज्यादा ग्रैंड है यहाँ का एम्पायर, कितना बढ़िया बना हुआ है, कितना सुंदर बना हुआ है। और जब आपके मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट ने ना इस साइट को एग्जैक्टिवेट किया तो उनको स्टोन पिलर्स के टुकड़े मिले, पिलर बेसेस मिले, 84 पिलर्ड हॉल के रिमेन्स उनको मिले। तो इससे कंफर्म होता है कि एक्चुअली में बहुत बड़ा हॉल एग्जिस्ट करता था उस टाइम में, मल्टीपल पिलर्स मिले हैं जो ये बताते हैं कि हाँ इतने बड़े हॉल को सपोर्ट किया है इन पिलर्स ने, इस तरीके से, ठीक है। तो ये आर्कियोलॉजिकल एग्जैक्टिवेशन जो है पटना के पास कुमराहर में ये देखने को मिला है, ठीक है। यहाँ से वो चीजें एग्जैक्टिवेट की गई हैं। लेकिन जो भी रिमेन्स हमको देखने को मिले हैं ना वो जैसा मेगास्थनीज ने प्रॉपर डिस्क्राइब कर रखा है ना बहुत ज्यादा ग्लोरीफाई करके, उससे एग्जैक्ट मैच तो नहीं करता है, लेकिन ऐसा नहीं कह सकते आपकी डिस्क्रिप्शन पूरा गलत है, क्योंकि हमें एक्चुअली में बहुत अच्छी अच्छी चीजें, बहुत ग्रैंड लेवल की चीजें देखने को मिली हैं, ठीक है। तो इससे हमें आर्किटेक्चरल प्लानिंग का पता चलता है, हाई क्राफ्टमैनशिप का पता चलता है। तो इससे ना दो चीजें क्लियर हैं कि एडवांस प्लानिंग थी उस टाइम में, बड़े बड़े हॉल्स बनाए जाते थे, बहुत पिलर बेस्ड कंस्ट्रक्शन था, हाई क्राफ्टमैनशिप था, पॉलिश्ड स्टोन का इस्तेमाल करते थे, स्ट्रॉन्ग पिलर्स बनाते थे, स्किल्ड आर्टिसंस थे उस टाइम के, ठीक है। तो बेसिकली फॉरेन अकाउंट से और जो आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है उनको अगर हम एक साथ मिला लें तो इससे पता चलता है हमको कि मॉरियन पैलेस एक्चुअली में एग्जिस्ट करता था पाटलिपुत्र में, जो कि बहुत बढ़िया तरीके से बनाया गया था, ठीक है। इसके बाद है आपका मॉरियन पिलर्स टेक्निक एंड फीचर्स। तो सबसे पहले एक बेसिक चीज समझते हैं कि मॉरियन पिलर्स है क्या, ठीक है। तो ये आपके वही पिलर्स हैं जो अशोका के पिलर्स हैं, जो हमको सारनाथ में, रामपुरवा में और भी काफी जगहों पे देखने को मिले हैं, ठीक है। तो ये जो स्टोन पिलर्स है ना ये हमको दिखाते हैं एक्सेप्शनल
टेक्निकल स्किल्स, ठीक है। तो बेसिकली जो मॉडर्न आर्टिसंस थे ना, उनके पास ना बहुत ही एकदम यूनिक टैलेंट था कि वो एकदम जो पत्थर है उसको परफेक्टली शेप दे देते थे, ठीक है। सरफेस को इतना स्मूथ बना देते थे कि एकदम प्रॉपर शाइनिंग, जैसा आप मिरर में देख रहे हो ऐसा लगता था, ठीक है। तो उस टाइम के हिसाब से ना ये स्किल्स काफी ज्यादा एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी स्किल्स थी, ठीक है। नाउ इसके बाद है आपका नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर। इसके बारे में आपको पता है, ये एक टाइप का पॉटरी होता था, काफी डीप ब्लैक शाइनी सरफेस होता था। जो आपके उस टाइम के ये स्टोन पिलर्स है ना, ये वो एग्जैक्टली ऐसे ही जैसे पॉटरी के सरफेस काफी ज्यादा शाइनिंग होते थे ना, इसी तरीके से लगते थे, ठीक है। और ये सारे जो भी आप पिलर्स देख रहे हो या जो भी ये क्राफ्ट्स देख रहे हो ना, हर पिलर जो है ना वो एक ही पत्थर के टुकड़े से बनाया गया है, ज्वाइन नहीं किया गया है, किसी चीज से जोड़ा नहीं है, बिल्कुल एक ही पत्थर में वो बहुत बढ़िया तरीके से कार्व किया गया है, ठीक है। तो यहाँ आप देखो कितना यूनिक और कितना ब्यूटीफुल काम किया गया है, ठीक है। और जो ये पिलर के ऊपर आपको ये लायन या बुल दिख रहा है ना, सिर्फ इनको पिलर के ऊपर ऐसे रखा गया है, इसी को हम लोग कैपिटल कहते हैं, ठीक है। ये अलग से कार्व किए गए हैं और बाद में इसको पिलर के ऊपर एडजस्ट कर दिया गया है, ठीक है। तो बस यही यहाँ पे अटैचमेंट है जो हुई है, अदरवाइज ये पूरा पिलर आपका एक सिंगल पत्थर की हेल्प से बनाया गया है। नाउ इसके बाद इधर आ जाओ। अब यहाँ पे हमको सिर्फ आर्टिसंस ही नहीं बल्कि जो इंजीनियरिंग अचीवमेंट है ये भी काफी बढ़िया देखने को मिलता है। तो आप एक चीज देखो, ये जो पिलर्स है ना, ये आपके वाराणसी के पास बनते थे, चुनार वाले एरिया में, ठीक है। अब हुआ ये, यहाँ से 10 से 15 मीटर लंबे पत्थर, आप सोचो हंड्रेड्स ऑफ किलोमीटर्स आप दूर ले जा रहे हो बिना किसी मॉडर्न मशीन का इस्तेमाल किए, ठीक है। परफेक्ट पॉलिश्ड है वो, वहां जाके क्रैक नहीं हुए हैं, बहुत बढ़िया तरीके से एडजस्ट करके आपने रख दिया है। तो इसी वजह से इस पीरियड को ना हम लोग रिमार्केबल इंजीनियरिंग अचीवमेंट भी कहते हैं, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे स्प्रेड ऑफ टेक्नोलॉजी एंड ट्रांसपोर्ट। अशोका के जो ये पिलर्स है ना, ये हमको सिर्फ एक ही जगह नहीं मिले हैं, बल्कि ये हमको सारनाथ में, धौली में, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, लौरिया में, रामपुरवा में, बहुत मतलब पूरे इंडिया में ये पिलर्स हमको देखने को मिलते हैं, ठीक है। अब आप ये देखो, ये जो आपके स्टोन टूल्स है ना, ये बनते एक ही जगह पे थे और वहां से इनको ले जाया जाता था, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद ये जो आप स्किल देख रहे हो ना, ये स्किल ना पूरे डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया में उस टाइम में फैल गया था, मौर्यंस के टाइम में, ठीक है। स्टोन कार्विंग करना, पॉलिशिंग टेक्निक, ये जो लोकल आर्टिसंस थे ना, वो भी इस चीज में काफी ज्यादा ट्रेंड थे, उनके पास भी इस चीज की नॉलेज थी। तो बेसिकली ये जो स्किल थी ना उस टाइम में पूरे एम्पायर में स्प्रेड हो गई थी, ठीक है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे रॉक कट केव आर्किटेक्चर। अब ये ना काफी यूनिक चीज है, ये आपके जो पत्थर होते हैं ना, उन पत्थरों में से बहुत प्यारा आपने केव बना दिया है, ठीक है। उसी को कहते हैं रॉक कट केव, यानी कि एक बड़े रॉक को काट के आपने वो केव बनाया है, ठीक है। ना कि मड से या वुड से या किसी और टेक्निक का यूज करके, बल्कि एक पत्थर में से उस केव को आपने कार्व किया है, ठीक है। इसका एग्जाम्पल जैसे कि ये है, बराबर केव्स हो गए आपके, अजंता केव्स हो गए, अजंता तो बाद में बने थे, लेकिन ये जो केव्स हैं, ये जो आपका रॉक कट केव्स जो इनिशिएट हुआ है ना, वो आपका इसी पीरियड से शुरू हुआ है, ठीक है। तो मॉडर्न आर्टिसंस ने ये प्रैक्टिस भी शुरू कर दी थी। अर्लीस्ट एग्जाम्पल इसके हैं बारबर केव हो गया, जो कि आपकी गया से 30 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, ठीक है। ये केव्स ना आपके मेनली डोनेशन के पर्पज से बनाए जाते थे और इनको डोनेट किया गया आजीविका मॉन्क्स को, ठीक है। अब बाद में जाके ये जो आर्किटेक्चरल ट्रेडिशन है ना, ये आपका वेस्टर्न इंडिया एंड सदर्न इंडिया में भी फैल गया, ठीक है। तो ये था आपका रॉक कट केव आर्किटेक्चर। इसके बाद है आपका टेराकोटा आर्ट इन द मॉडर्न पीरियड। टेराकोटा क्या है? टेराकोटा आपका बेक्ड क्ले होता है, ठीक है। मिट्टी को शेप देकर फिर उसको ओवन में बेक करके हार्ड और ड्यूरेबल बनाया जाता है। आज भी जो पॉटरीज वगैरह है, आइडल्स वगैरह जो हम लोग मूर्ति वगैरह यूज करते हैं, वो इसी का इस्तेमाल करके बनती हैं, ठीक है। ये आपका कुछ 300 BC की बात है, ये तब की बात है जब लोग नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर यूज करते थे, ठीक है। तो यहाँ हमको टेराकोटा के काफी ज्यादा आर्ट हमको देखने को मिले हैं, स्पेशली आपके गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में। ये जो एरिया था ये आपका मेजर सेंटर बन गया था टेराकोटा आर्ट का, ठीक है। तो इनको लार्ज स्केल पे प्रोड्यूस किया जाता था। एनिमल्स बनाए जाते थे, फीमेल फिगर्स इंक्लूडिंग मदर गॉडेस, ये कुछ फिगर्स थी टेराकोटा फिगर्स जो कॉमनली हमको देखने को मिलती थी, ठीक है। ये जनरली आपके हैंड मॉडल्ड होते थे, ना कि मोल्ड मेड, मतलब कि ऐसा नहीं कोई ढांचा बनाया है उसके अंदर पोर कर दिया है, कोई सॉल्यूशन तब बना दिया है, बल्कि प्रॉपरली ये हाथ से बनाए जाते थे, ठीक है। इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट है आपका स्टोन स्कल्पचर। तो एक स्टैचू है आपका स्टोन का, दीदारगंज यक्षिनी, ये पटना में है ये स्टैचू, ठीक है। ये ना आपका फीमेल फिगर को डिपिक्ट करता है, मॉडर्न पीरियड का एक फेमस स्कल्पचर है, ठीक है। यक्षिनी का मतलब होता है आपका फर्टिलिटी, नेचर, गॉडेस, ठीक है। ये काफी कॉमन आर्ट है, ठीक है। तो इस स्टैचू को अगर आप देखोगे ना, इसकी खासियत ये है कि इसका जो सरफेस है काफी ज्यादा स्मूथ है और पॉलिश्ड है। सरफेस इतना स्मूथ है कि मिरर शाइन देता है वो सरफेस, ठीक है। तो ये मॉडर्न पॉलिशिंग टेक्निक का बहुत बेस्ट एग्जाम्पल है, ठीक है। रियलिस्टिक लगता है, ये बहुत नेचुरल लगता है। बॉडी कर्व्स, फेस, हेयर, ये सारी चीजें काफी ज्यादा डिटेल में बनाई गई है। तो ये आपका काफी ज्यादा हाई एडवांस आर्ट को दिखाता है।
तो ये था आपका मौर्यन के टाइम का आर्ट एंड आर्किटेक्चर। आपने देखा किस तरीके का आर्ट है, मतलब आप ये सोचो पत्थरों में से गुफा कार्व कर दे रहे हैं वो लोग, कितने ज़्यादा टैलेंटेड लोग थे वो, ठीक है। तो ये देखो आप, इसके बाद है नेक्स्ट हमारा टॉपिक स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर एंड द स्टेट सिस्टम। तो बेसिकली अब हम लोग देखेंगे किस तरीके का वहाँ का स्टेट सिस्टम। तो आपको पता ही है कि स्टेट किस हद तक कंट्रोल करती थी, ठीक है, लेकिन उसका क्या पैटर्न था वो समझेंगे और मटेरियल कल्चर समझेंगे, ठीक है। जिसमें सबसे पहला है हमारे पास इमर्जेंस ऑफ अ सेंट्रलाइज स्टेट सिस्टम। आपको पता है पावर सेंट्रलाइज थी, राजा ही था जो अल्टीमेटली सब कुछ संभालेगा, राइट। तो मॉरियंस ने पहली बार इंडियन सोसाइटी में हाईली ऑर्गेनाइज सेंट्रलाइज स्टेट मशीनरी जो है ये स्टैब्लिश किया था। एक स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट बनाया था जो पूरे एम्पायर को संभाल रहा है, ठीक है। अब स्टेट ने ना एक ही साथ मल्टीपल फंक्शंस आपके परफॉर्म किए थे एफिशिएंटली, ठीक है। जैसे कि सबसे पहले आपका मिलिट्री कॉन्क्वेस्ट, तो एम्पायर एक्सपैंड करना हो, जैसे अंग, वैशाली, काशी, कुशाला, अवंती, कलिंग, ये सब कुछ गवर्नमेंट की मदद से हुआ था। दूसरा एडमिनिस्ट्रेशन है, ब्यूरोक्रेसी, प्रोविंशियल गवर्नेंस, टैक्स, लॉ, स्टेट प्रोजेक्ट्स, ये सब कुछ राजा देख रहा है। इसके बाद है ट्रेड, रोड, रिवर, रूट, कॉइन, मार्केट रेगुलेशन, ये सब कुछ राजा देख रहा है। इसके बाद है रिलीजियस मिशन, तो जो आपके बुद्धिस्ट एंड जैन मॉन्क्स थे उनका कल्चरल इंटीग्रेशन, अशोका की जो धामा पॉलिसीज थी उसको सोशली इतना ज्यादा फैलाना। तो ये सब कुछ आप देखो, इन सभी मैटर्स पे किंग का ही जो डिसीजन है वो अल्टीमेटली फाइनल डिसीजन है, ठीक है। इसके बाद है आपका एजेंट्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन। तो बेसिकली मॉडर्न पीरियड में ना गैंगेटिक प्लेन की जो मटेरियल कल्चर थी, जैसे कि आयरन टूल्स आपको पता है उस टाइम में बनते थे, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरीज थी, कॉइन्स थे, ब्रिक टाउन, ये सब कुछ था, ठीक है। ये सारी चीजें जो है ना गैंगेटिक प्लेन से पूरा रीजन मतलब गांवों तक भी पहुंचना, ये आपका काम एजेंट्स के थ्रू हुआ, ठीक है। और ये कुछ आपके की एजेंट्स है, जैसे सबसे पहले आपका स्टेट ऑफिशियल्स एंड एडमिनिस्ट्रेटर्स। तो एम्पायर में हर जगह ऑफिशियल्स को भेजा जाता था काम के लिए, चाहे पॉलिसीज हो, चाहे टैक्सेशन हो, रोड बनाना हो, कंस्ट्रक्शन का काम हो, इन सभी चीजों को कराने के लिए जो गवर्नमेंट है अपने ऑफिसर्स को भेजती थी काफी दूर दूर तक, ठीक है। इसके बाद है आपके ट्रेडर्स एंड मर्चेंट्स। तो ट्रेड रूट जो आपके रॉ मटेरियल है, कॉइन्स, पॉटरी, क्राफ्ट, ये सारा कुछ जो है ना स्प्रेड हुआ किनकी वजह से, ट्रेडर्स की वजह से, ठीक है। इसके बाद आपके मर्चेंट सेटलमेंट्स जो आपके टाउन्स और मार्केट्स वगैरह डेवलप हुए, ये इन्हीं की वजह से हुए। फिर आपके जैन एंड बुद्धिस्ट मॉन्क्स, तो आपके जो रिलीजियस मिशंस थे ना उनके साथ साथ कल्चरल प्रैक्टिसेस, लिटरेसी, आर्ट, आर्किटेक्चर, इन सभी चीजों का भी स्प्रेड हुआ। जो आपके मोनेस्ट्रीज थे, स्तूपास थे, ये लोकल कल्चर के साथ मिक्स हुए, ठीक है। तो इन सभी चीजों का इफेक्ट क्या हुआ, जो आपके पेरिफेरल रीजन्स थे, बांग्लादेश, उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका, सदर्न इंडिया, इन सभी एरियाज में आयरन टूल्स फैले, फार्मिंग टेक्निक्स फैली, नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरीज का इस्तेमाल ये लोग करने लग गए, बर्न्ड ब्रिक्स का इस्तेमाल इन लोगों ने किया, कॉइन का इस्तेमाल इस टाइम में बढ़ा, और लोकल कल्चर्स ने भी अपने हिसाब से मॉडिफाई किया, ठीक है। तो ये था आपका एजेंट्स ऑफ कल्चरल डिफ्यूजन, कैसे इन लोगों की मदद से ये सारी जो चीजें हैं ना वो पेरिफेरल रीजन में भी पहुंची। इसके बाद है आपका एलिमेंट्स ऑफ गैंगेटिक मटेरियल कल्चर। अब आपके गैंगेटिक प्लेन में कौन से एरियाज आते थे, मेनली बिहार, फिर कुछ पार्ट यूपी का और कुछ पार्ट आपका बंगाल का भी आता था, ठीक है। मौर्यन एम्पायर का जो हार्ट था ना वो आपका गैंगेटिक प्लेन ही था, ठीक है। यहाँ से कल्चर टेक्नोलॉजीज जो है वो फैलना शुरू हुई थी बाकी के एरियाज में, ठीक है। अब आपको पता है ये जो मगध वाला जो एरिया है इसमें आयरन के माइंस थे, तो कितना यूज होता था आयरन का, ठीक है। इसके बाद प्रेवलेंस ऑफ राइटिंग, यहाँ पे इंस्क्रिप्शन, एडमिनिस्ट्रेटिव रिकॉर्ड्स, अशोका के जो एडिट्स हैं इसका प्राइम एग्जांपल है जो हमें इसके बारे में बताते हैं। इसके बाद है आपका सर्कुलेशन ऑफ पंच मार्क्ड कॉइन्स, यहीं से शुरू हुआ। वाइड स्प्रेड यूज ऑफ नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, यहीं से शुरू हुआ। इंट्रोडक्शन ऑफ बर्न्ट ब्रिक्स एंड रिंग वेल्स, यहीं से शुरू हुआ। ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर स्पेशली इन नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया। तो आप एक चीज देख रहे हो कि नहीं देख रहे हो, मगध हब था, राइट। मगध के बाद ये चीजें स्प्रेड कैसे हुई, लोकल लोगों में पहुंची कैसे, तो जो भी राजा के जो भी ऑफिशियल्स थे राजा उनको भेजते थे कि ये काम कराना है, जाओ इसके लिए जाओ। अब उसमें टाइम लगेगा, वो अपने साथ टूल्स लेके जाते थे और भी लोगों को लेके जाते थे अपने साथ, जैसे रोड बनाना है तो अब उनका कैंप लगता था, रोड्स वगैरह बन रही हैं, काम वगैरह चल रहे हैं, या एग्रीकल्चर टैक्स कलेक्ट करना है सपोज, या फिर बताना है किसी को इस जमीन पे आपको खेती करनी है, तो अब उसकी देखभाल उनके ऊपर निगरानी भी करेंगे। तो धीरे धीरे करके ये जो डिफ्यूजन है ऐसे आपका शुरू हुआ था, ठीक है। इसके बाद है आपका नेक्स्ट एक्सपेंशन ऑफ आयरन टेक्नोलॉजी। अब आपको पता है बिहार में आयरन के कितने ज्यादा माइंस थे, ठीक है। और मॉडर्न पीरियड में ही आयरन के जो टूल्स थे ना उसका वाइड स्प्रेड जो है वो शुरू हुआ था, ठीक है। आयरन आपका स्ट्रॉन्ग था, ड्यूरेबल था, और किसी और चीज से काफी ज्यादा बेटर था, राइट। तो ये कुछ आपके कॉमन आयरन के टूल्स हैं, जैसे सॉकेटेड एक्सेस हो गए, होज हो गए, स्पेड्स, सिकल्स, प्लगशेस, ये सारे ही आप देखो कॉमन लोगों के काम के लिए हैं। अगर उनको खेती करनी है, क्राफ्ट करना है, इंफ्रास्ट्रक्चर में कुछ काम करना है, तो उन सभी में इन टूल्स का जो है यूज होगा ही होगा, ठीक है। इसके बाद स्पोक्ड व्हील्स, इनका भी इस्तेमाल काफी ज्यादा होने लग गया था क्योंकि हम लोग अब दूर दूर तक ट्रेड कर रहे हैं,
तो उसमें हमें चाहिए। और जो आपके वेपन्स थे जैसे कि तलवार वगैरह हो गए, स्पेयर्स वगैरह, एरोज़ वगैरह, इस पे स्टेट की मोनोपोली थी। यानी कि सिर्फ़ और सिर्फ़ मौर्यंस की आर्मी ही है जो इनका यूज़ करेगी, लोकल लोगों के लिए नहीं है ये, ठीक है? बाकी जो आपके एग्रीकल्चर और जो क्राफ्ट टूल्स थे वो कॉमन लोग इस्तेमाल कर सकते हैं, ठीक है? तो ये आपका दिखाता है कि कैसे आयरन टेक्नोलॉजी ओरिजिनेट गैंगेटिक वैली वाले एरिया में और फिर वहाँ से फिर पेरिफेरल जो रीजन्स हैं, वहाँ पे फैलने लग गई, ठीक है? और आयरन का इस्तेमाल किस लिए होता था? फार्मिंग के लिए या लोकल इंडस्ट्रीज़ में आर्टिसंस वगैरह को चाहिए, टाउन ग्रोथ के लिए काफ़ी ज़रूरी था आयरन, ठीक है? इसके बाद है आपका बर्न्ट ब्रिक्स आर्किटेक्चर एंड अर्बन ग्रोथ। तो मॉडर्न पीरियड में ही आपका नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया में ना बर्न्ट ब्रिक का जो इस्तेमाल है पहली बार लार्ज स्केल पे होना शुरू हुआ था और इसके एविडेंसेस हमको बिहार में और यूपी में देखने को मिलते हैं, ठीक है? तो यहाँ क्योंकि हमको आर्कियोलॉजिकल एविडेंस देखने को मिल गए हैं, तो ये चीज़ प्रूव होती है, ठीक है? और बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल इसलिए करने लग गए थे ये लोग क्योंकि बर्न्ट ब्रिक्स आपके काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं, ड्यूरेबल होते हैं और बाढ़ से भी बचाते हैं, ठीक है? अगर बाढ़ वगैरह आ गई तो इतनी जल्दी वो ब्रिक्स जो है, इतनी जल्दी जो घर है, वो टूटेगा नहीं, ठीक है? व्हेयरएज़ जो आपके मड या वुड से आप बनाते थे घर, वो बह जाएँगे ऑब्वियसली। तो इस टाइम में हाउसेज़ जो है वो बर्न्ट ब्रिक्स का इस्तेमाल करके बनते थे। टिम्बर का मतलब क्या होता है? जो लकड़ियाँ आप नॉर्मल बेड या कोई फर्नीचर बनाने में इस्तेमाल करते हो वो, तो क्योंकि डेंस फॉरेस्ट था इस वजह से टिम्बर का भी इस्तेमाल करते थे ये लोग। और ये चीज़ ना मेगास्थनीज़ ने भी डिस्क्राइब की है कि पाटलिपुत्र में ना वुडन स्ट्रक्चर्स का भी इस्तेमाल होता था, ठीक है? और जो हमने एग्जैक्टिवेशन किया है उससे हमें वुडन लॉग्स यानी कि एक ना डिफेंसिव वॉल बना दिया जाता था ताकि इन्वेजन ना हो और फ्लड वगैरह से भी प्रोटेक्ट करे वो हमको, ठीक है? तो इस तरीके की चीज़ें हमको मिली हैं। इसके बाद बर्न्ट ब्रिक्स का जो स्प्रेड अब काफ़ी ज़्यादा होने लग गया था और इसकी वजह से अर्बन सेटलमेंट जो है वो न्यू एरियाज़ में वो भी शुरू हो गई थी। तो यहाँ से हम देखेंगे टाउन्स का जो ग्रोथ है ना वो शुरू हो जाएगा, ठीक है? इसके बाद है आपका रिंग वेल्स एंड सेटलमेंट एक्सपेंशन। तो रिंग वेल्स क्या होते हैं आपके? रिंग वेल यानी कि सिलिंड्रिकल वेल्स होते हैं जो कि आपके ब्रिक्स के या स्टोन्स के बनाए जाते हैं, ठीक है? ये भी आपके फर्स्ट टाइम ना गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में ही आए थे मौर्यन पीरियड में, ठीक है? ये इसलिए बनाए जाते हैं ताकि लोगों को पीने का पानी मिल सके या नॉर्मल पानी के लिए। अब उस पानी का इस्तेमाल पीने के लिए करो, कुकिंग के लिए करो या क्लीनिंग के लिए करो, डिपेंड्स, ठीक है? तो बेसिकली पानी स्टोर करने के लिए पानी का एक्सेस लोगों को मिल पाए इसलिए इसको बनाया जाता था, ठीक है? क्योंकि पहले का क्या सीन था, लोग आपके ज़्यादातर नदी के किनारे ही सेटलमेंट वगैरह बनाते थे। लेकिन जहाँ नदियाँ नहीं हैं, लोगों को वहाँ भी तो पानी चाहिए ना, तो वहाँ इस तरीके की चीज़ें जो है वो बनाई गई, ठीक है? तो ये भी आपका फर्स्ट टाइम गैंगेटिक प्लेन्स में ही इंट्रोड्यूस हुआ था। अब इसका काम वही था कि पानी सप्लाई करना है डोमेस्टिक यूज़ के लिए और जहाँ पे रिवर्स नहीं है, जहाँ पे पानी नहीं है, वहाँ पे भी लोगों को पानी मिल सके, ठीक है? तो इनके बनने के बाद ना जो डिपेंडेंसी थी लोगों की कि नदी के किनारे ही हमको बसना है, वो डिपेंडेंसी कम हो गई, वो सेटलमेंट कम हो गई नदी के किनारे, ठीक है? इसके बाद है आपका नेक्स्ट स्प्रेड टू ईस्टर्न एंड सदर्न इंडिया। अब ये जो पूरा आपका मटीरियल कल्चर था गैंगेटिक वैली वाला एरिया में, चाहे आयरन का टूल हो गया, चाहे ऐसे वेल वगैरह बनाना हो गया पानी के इस्तेमाल के लिए या चाहे और भी चीज़ें, वो धीरे-धीरे आप देखोगे गैंगेटिक वैली से ना नॉर्दर्न बंगाल, कलिंग, आंध्र, कर्नाटका इन एरियाज़ में भी फैलने लग जाएगा, ठीक है? और यहाँ पे आप देखोगे लोकल कल्चर्स जो है ना, इन चीज़ों के साथ डेवलप होने लग जाएँगे, ठीक है? जैसे कि पहले क्या होता था खेती करने के लिए आपने वुडन प्लगशेयर का इस्तेमाल किया, ठीक है? अब धीरे-धीरे वो आयरन में बदल जाएगा। तो लोगों का जो लोकल कल्चर था कि मुझे खेती करनी है इसी प्लगशेयर का इस्तेमाल करके, वो कल्चर सेम है कि क इस्तेमाल वो प्लगशेयर का ही करेंगे लेकिन अब आयरन का इस्तेमाल करेंगे, ठीक है? तो इस तरीके से जो लोकल कल्चर थे आपके वो भी डेवलप होते चले गए, ठीक है? इसके बाद है आपका नेक्स्ट आर्कियोलॉजिकल एविडेंस ऑफ कल्चरल स्प्रेड। तो ये जो मॉडर्न मटीरियल कल्चर है, ये गैंगेटिक प्लेन से बाहर कैसे स्प्रेड हुआ, ये हमको आर्कियोलॉजिकल साइट्स और इंस्क्रिप्शंस वगैरह से पता चले हैं, ठीक है? जैसे कि सबसे पहले बांग्लादेश की बात करते हैं, तो बांग्लादेश में एक है आपका महास्थाना इंस्क्रिप्शन बोगरा डिस्ट्रिक्ट में का ये आपका ना मौर्यन ब्राह्मी स्क्रिप्ट में लिखा गया है, ठीक है? यहाँ पे हमको नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरीज मिली हैं जो कि हमको बानगढ़ और चंद्रकेतुगढ़ इन एरियाज से मिली हैं, ठीक है? तो ये एविडेंस हमको शो करता है कि मौर्यन कल्चर का जो इन्फ्लुएंस था ना वो बंगाल तक भी पहुंच गया था, ठीक है? इसके बाद है नेक्स्ट आपका उड़ीसा। यहाँ पे सिसुपालगढ़ 3rd सेंचुरी बीसी का सेटलमेंट है। यहाँ पे हमको नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर, आयरन टूल्स, पंच मार्क्ड कॉइन्स ये चीजें देखने को मिलती हैं जो इस चीज का एविडेंस देती है, हमको कंफर्म करती है मॉडर्न एडमिनिस्ट्रेशन और कल्चरल कॉन्टैक्ट को, ठीक है? इसके बाद है आपका नाउ ये जो आप कॉन्टैक्ट देख रहे हो या फिर ये जो मटेरियल कल्चर आपका इतने दूर-दूर तक फैला है ना, एक्चुअली ये जो कॉन्टैक्ट है ना ये एक्चुअली में बिगैन यानी कि ये इन्फ्लुएंस जो है ना आपका स्टार्ट तो हो गया था नंदा के टाइम से ही, ठीक है? लेकिन धीरे-धीरे करके जब अशोका आया उसने कलिंग को कॉन्क्वेस्ट किया तो ऐसे करके पूरी तरीके से कलिंग में वो फैला, ठीक है? लेकिन ये चीज़ शुरू आपकी थोड़ा-थोड़ा नंदा के टाइम से ही हो गई थी, ठीक है?
इसके बाद है आपका डेक्कन एंड मेगालिथिक इंटरैक्शन। अब ध्यान से सुनना, जो आपका ये आंध्र प्रदेश और कर्नाटका वाला एरिया है ना, यहाँ पे ना बहुत स्ट्रॉन्ग मेगालिथिक कल्चर एग्जिस्ट करता था। मेगालिथिक कल्चर मतलब ये लोग लार्ज यूज करते थे स्टोन का, और आयरन के बारे में अवेयर थे, आयरन टेक्नोलॉजीज का भी ये लोग इस्तेमाल करते थे, लेकिन यहाँ पे मेगालिथिक कल्चर था। ठीक है, अब यहाँ पे भी मॉरियंस का इन्फ्लुएंस था, वो हमको कैसे पता चला? तो अशोका का जो इंस्क्रिप्शन है अमरावती में और बाकी अदर साइट्स में भी, वहां से हमको एविडेंस मिला। दूसरा यहाँ पे ना हमको नदन ब्लैक पॉलिश्ड वेयर पॉटरीज भी हमको देखने को मिलते हैं। ठीक है, तो ये दिखाता है कि यहाँ पर भी, जबकि ये मेगालिथिक कल्चर था यहाँ पे, उसके बावजूद मॉरियंस का मटेरियल कल्चर जैसे कि पॉलिश्ड पॉटरी हो गया, कॉइन्स हो गया, एडमिनिस्ट्रेशन वगैरह हो गया, ये रीच आपका डेक्कन तक पहुंच चुका था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारा स्प्रेड ऑफ स्टील टेक्नोलॉजी। तो जो आपके स्टील के ऑब्जेक्ट है ना, वो हमको मिड गैंगेटिक प्लेन वाले एरिया में मिले हैं, जो कि आपके 200 बीसी को बिलोंग करते हैं। ठीक है, स्टील आपके ज्यादा स्ट्रॉन्गर है और आयरन से ज्यादा ड्यूरेबल है। ठीक है, आयरन का इस्तेमाल आप लोग कॉमन टूल्स वगैरह बनाने में, वेपन्स वगैरह बनाने में इस्तेमाल कर सकते हो, लेकिन स्टील जो है ना, वो आपका बेटर टूल बना सकता है एग्रीकल्चर के लिए और फॉरेस्ट क्लियरिंग के लिए। ठीक है, तो जंगल वगैरह अगर आपको क्लियर करना है या सेटलमेंट वगैरह आपको बढ़ाना है, तो वहां आप स्टील के टेक्नोलॉजीज का इस्तेमाल कर सकते हो। ठीक है, तो स्टील के आने के बाद जो जंगल क्लियरेंस था वो काफी बढ़िया और होने लग गया, इम्प्रूव्ड एग्रीकल्चर टेक्निक्स आ गई। तो इसने कंट्रीब्यूट किया एडवांस इकोनॉमिक डेवलपमेंट में, कलिंग में, और इसी की वजह से ना आपका जो लोकल पावर है जैसे कि खेती किंगडम, इसका भी राइज हुआ। ठीक है, इसके बाद है आपका मॉरियन लेगेसी इन द लेटर स्टेट फॉर्मेशन। नाउ जब आपका मॉरियंस डिक्लाइन हो गए, यूजुअली होता क्या है, कोई भी एम्पायर आता है अपनी पीक पे जाता है चला जाता है, फिर कोई दूसरा एम्पायर आएगा अपनी पीक पे आएगा चला जाएगा, लेकिन मॉरियंस का कंट्रीब्यूशन इतना ज्यादा है ना कि जब आपके मॉरियंस डिक्लाइन हो गए, उसके बावजूद एक पूरा पोस्ट मॉरियन फेज है, यानी कि मॉरियंस के जाने के बाद भी उनका कितना इन्फ्लुएंस था वो। तो वही डिस्कस कर रहे हैं हम लोग कि लेटर स्टेट फॉर्मेशन में मॉरियंस की जो लेगेसी है वो कैसे काम आई। तो मॉरियंस आपके फर्स्ट हाईली ऑर्गेनाइज सेंट्रलाइज एम्पायर था इंडिया का, उनका एडमिनिस्ट्रेशन, उनका कल्चर, उनका पॉलिटिकल प्रैक्टिसेस, ये सारी चीजें जो है ना काफी हद तक इन्फ्लुएंस करता है उनके बाद जितने किंगडम्स बनते हैं उनको। तो वो बेसिकली मॉरियंस को एज एन एग्जाम्पल देखते हैं कि जब उन्होंने इतना बड़ा एडमिनिस्ट्रेशन इतने टाइम तक संभाल लिया, तो हम कैसे नहीं संभाल सकते हैं? तो क्या क्या उनकी पॉलिसीज थी, कैसे उन्होंने किया, ये सारी चीजें। ठीक है, तो जैसे कि आपके सतवाहनास है, इन्होंने ना सेम मॉरियन एडमिनिस्ट्रेटिव आइडियाज अडॉप्ट किए थे, इन्होंने भी अपने इंस्क्रिप्शन इशू किए थे प्राकृत में, उनका इन्फ्लुएंस उनके जाने के बाद भी रहा। ठीक है, इसके बाद है मॉरियंस का इन्फ्लुएंस आपका चेरास, चोलास, पांड्य, ऐसे सारे साउथ इंडियन किंगडम्स है, यहाँ तक भी रहा। ठीक है, और अशोका के जो इंस्क्रिप्शंस है ना, उनसे हमको ना ये जो किंगडम्स जिनका आप नाम सुन रहे हो ना, इनके बारे में पता चलता है कि ये हमारे नेबर्स हैं, अशोका ने ऐसे डिस्क्राइब कर रखा है। ठीक है, और मेगस्थनीज के इंस्क्रिप्शन से हमें पता चला है कि वो पांड्यास के बारे में जानते थे। और जो हमको संगम लिटरेचर्स मिले हैं, जो साउथ इंडियन टेक्स्ट मिले हैं, हमने डिस्कस किया, आई थिंक इनिशियल जो चैप्टर हमने किया था, सेकंड या थर्ड चैप्टर, वहां पे हमने इनको समझा था। वहां पे देव नाम पिया, ये आपका अशोका का टाइटल है, इसको आपका ट्रांसलेट किया गया है तमिल में और अडॉप्ट किया गया है संगम लिटरेचर में। ठीक है, तो ये देख रहे हो आप मॉरियन इन्फ्लुएंस। इसके बाद है नेक्स्ट आपका आइडियोलॉजिकल इम्पैक्ट एंड ब्राह्मणिकल रिएक्शन। अशोका आपको पता है कलिंग वॉर के बाद वो फॉलोअर बन गए थे बुद्धिज्म के, तो उन्होंने ना ये जो उनका प्रमोशन था बुद्धिज्म का कि आप एनिमल सैक्रिफाइस मत करो, ये ना आपका ट्रेडिशनल ब्राह्मण्स का रिचुअल था, इस चीज को काफी ज्यादा अफेक्ट हुआ। और इस वजह से ना जो इनकम्स थी ब्राह्मण्स की, क्योंकि जब लोग सैक्रिफाइसल सेरेमनी कर रहे हैं, जब किसी एनिमल को सैक्रिफाइस किया जा रहा है, तो वो ब्राह्मण्स कोई रिचुअल करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, तब होगा। तो इस चीज ने काफी ज्यादा ब्राह्मण्स की इनकम को अफेक्ट किया था, लोगों ने एनिमल सैक्रिफाइसेस काफी हद तक रोक दिए थे। ठीक है, तो जिसकी वजह से ब्राह्मण्स का जो सोर्स ऑफ इनकम था वो थोड़ा लॉस हुआ, जो भी उनको सैक्रिफाइसेस और रिचुअल सेरेमनी से मिलती थी। ठीक है, इसके बाद है आपका अपॉइंटमेंट ऑफ राजूकाज इंट्रोड्यूस। तो राजूकाज आपको पता होगा अशोका ने अपॉइंट किए थे धामा का प्रचार करने के लिए। ठीक है, तो इनको अपॉइंट किया गया ताकि ये व्यवहार समता और दंडा समता, यानी कि इक्वालिटी इन सिविल लॉ एंड इक्वालिटी इन क्रिमिनल लॉ, इस चीज को प्रमोट कर सके लोगों के बीच में। तो बेसिकली चाहे आप किसी भी वर्ण सिस्टम से बिलोंग करते हो, चाहे अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, सभी को एक तरीके की पनिशमेंट मिलेगी अगर आपने एक तरीके का क्राइम किया है। तो बेसिकली इक्वालिटी सिविल लॉ में भी, क्रिमिनल लॉ में भी। तो ये आप देखो धर्म शास्त्र के अगेंस्ट है, क्योंकि उसके अकॉर्डिंग तो जो ब्राह्मण है उनको कम सजा मिलेगी ना, ऐसा लोगों का मानना था। ठीक है, और लोग काफी ज्यादा इस चीज से डिससैटिस्फाइड थे, क्योंकि लोगों के अकॉर्डिंग ये था जो अपर कास्ट का है उसको कम सजा मिलनी चाहिए, नहीं भी मिलेगी तो चलेगा। ठीक है, लेकिन अशोका ने राजू कास्ट को अपॉइंट किया और ये इक्वालिटी लाई। ठीक है,
इसके बाद है आपका राइज ऑफ ब्राह्मणिकल डायनेस्टीज आफ्टर मौर्यास। तो मौर्यास के जाने के बाद जो पोस्ट मॉडर्न किंगडम्स है आपके, वो काफी ज्यादा ब्राह्मण्स ने रूल किए हैं, जैसे कि शुंगास, कन्वास, सतवाहनास। और क्योंकि अब ब्राह्मणिकल किंगडम्स आ गए हैं आपके, तो इन डायनेस्टीज है ना, जो वैदिक सैक्रिफाइसेस थे ना, जो अशोका के आने के बाद काफी हद तक बंद कर दिए गए थे, डिस्करेज कर दिए गए थे, इस चीज को दोबारा रिवाइव कर दिया, दोबारा ला दिया, ठीक है। और इसकी वजह से ना हमको काफी ज्यादा रिएक्शन देखने को मिलेगा, क्योंकि जब अशोका आए तो उन्होंने काफी ज्यादा बुद्धिस्ट पॉलिसीज अपनाई, और बुद्धिस्ट पॉलिसीज इनके कंप्लीटली ऑपोजिट है, तो यहाँ आपको थोड़ा सा रिएक्शन भी देखने को मिलेगा लोगों के बीच में, ठीक है। तो ये था आपका पूरा किस तरीके की सोसाइटी थी, कैसे लोगों का बिलीफ सिस्टम था, कैसे मॉडर्न एम्पायर जो है उसका इन्फ्लुएंस कहाँ से कहाँ तक रहा, मटेरियल वाइज आप देखोगे हर जगह फैल चुका था, ठीक है। तो ये था हमारा चैप्टर। इसके बाद का टॉपिक है हमारे पास फाइनेंशियल क्राइसिस, जो कि हम लोग करेंगे नेक्स्ट वीडियो में कवर। आज हम लोग करें चैप्टर नंबर 19, द सिग्निफिकेंस ऑफ मॉरियन रूल। और ये चैप्टर 19 का लास्ट पार्ट है, पार्ट 3 है ये। इससे पहले हम लोगों ने 2 पार्ट्स और किए हैं, और आज हमारा ये चैप्टर खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो हम लोगों ने बेसिकली अभी तक स्टेट कंट्रोल समझा है, इकोनॉमिक रेगुलेशन समझा है, आर्ट एंड आर्किटेक्चर के बारे में समझा है, स्प्रेड ऑफ मटेरियल कल्चर एंड द स्टेट सिस्टम, इसको समझा है। आज हम लोग करेंगे फाइनेंशियल क्राइसिस डिस्कस, ऑपरेसिव रूल डिस्कस, न्यू नॉलेज इन द आउटलाइंग एरियाज ये डिस्कस, नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, ये वाला टॉपिक डिस्कस, ठीक है। तो बेसिकली आज हमारा ये चैप्टर जो है वो खत्म हो जाएगा। अब देखो ध्यान से सुनो, आपको पता है अब कोई भी एम्पायर है, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था कि एक टाइम आएगा जब कोई एम्पायर या कुछ आपका शुरू हो रहा होगा, फिर वो अपने पीक पे जाएगा एंड देन जाके वो डिक्लाइन हो जाएगा, राइट। सब चीज का यही हाल है। अशोका आए आपके, अशोका ने भी बहुत एक्सपांड किया, बहुत कुछ किया, लेकिन उसके बाद 30 इयर्स बाद आपका एम्पायर जो है वो डिक्लाइन हो गया था, ठीक है। तो उन वो क्यों हुआ था डिक्लाइन? अब ऑब्वियसली कोई एक रीजन या कोई एक फैक्टर नहीं होता है किसी भी एम्पायर के डिक्लाइन होने के पीछे, ठीक है। बहुत सारे रीजन होते हैं, तो उन्हीं में से एक रीजन था आपका फाइनेंशियल क्राइसिस। अब आपको पता है कि मॉरियंस के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, यानी कि आर्मी को आप पैसे दे रहे हो, बहुत सारे पैसे आपको चाहिए उस आर्मी को चलाने के लिए, राइट। तो सबसे पहला टॉपिक क्या है? हैवी मिलिट्री एक्सपेंडिचर। अब जैसा मैंने आपको बताया कि मॉरियंस के पास लार्जेस्ट स्टैंडिंग आर्मी थी, ठीक है, परमानेंट आर्मी थी, तो यानी कि आपको चाहे वॉर हो चाहे वॉर ना हो, आपको उनको सैलरी देनी ही है, उनको रखना ही है, ठीक है। तो सोल्जर्स जो है वो हमेशा ड्यूटी पर रहते ही रहते हैं, ठीक है। तो ऑब्वियसली आपको सोल्जर्स की सैलरी देनी पड़ेगी, ठीक है। तो हजारों लाखों सोल्जर्स है आपके पास, हर महीने आप एक तो उनके ऊपर एक्सपेंस भी कर रहे हो, राइट, खर्चा भी कर रहे हो उनकी ट्रेनिंग वगैरह में, प्लस उनको आप सैलरी भी दे रहे हो, चाहे वॉर हो चाहे वॉर ना हो, तो एक फिक्स्ड एक्सपेंस जो है वो आपका जा रहा है सोल्जर्स की सैलरी में, ठीक है। फिर मेंटेनेंस, वेपन्स का, एनिमल्स का, लॉजिस्टिक्स का, जो भी आपको वॉर के टाइम में जो भी चीजें चाहिए होती हैं। अब ऐसा तो नहीं है कि जब वॉर होगा तभी आप वेपन्स खरीदने जाओगे, ठीक है, बल्कि उनको पहले से आप तैयार रखोगे। तो जो वेपन्स है, तलवार हो गए आपके, चाहे शील्ड्स हो गए, जो भी जो वेपन्स होते हैं वो, प्लस आपके एनिमल्स, हॉर्सेस, एलिफेंट्स, उनका खर्चा, उनका खाना, उनकी ट्रेनिंग, उनका टेक केयर पूरा, ठीक है। फिर लॉजिस्टिक्स, जैसे कि फूड सप्लाई, कैंप, ट्रांसपोर्ट, ये सारी चीजें जो है ये आपके रेगुलर यानी कि हर महीने के खर्चे हैं ये, ठीक है। अब हुआ क्या, आपका मॉरियंस जो थे ना वो आपके हमेशा रेडी फॉर वॉर इस मोड में रहते थे, ठीक है। नए एरियाज जीतने के लिए, नए नया एरिया हमको अपने कब्जे में करना है, इस तरीके से। तो आर्मी कभी आपकी डिसॉल्व हुई नहीं उनकी, ठीक है, हर वक्त उनके पास एक ट्रेन्ड आर्मी है, इक्विप्ड आर्मी है, ठीक है। तो खर्चा कभी उनका रुका ही नहीं। तो एक तो सबसे पहला रीजन ये है आपका। दूसरा रीजन क्या है? कॉस्टली ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर। अब मैंने आपको बताया था कितने सारे ऑफिसर्स थे उनके पास, उनका पूरा एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम चलाने के लिए, ठीक है। हर लेवल पर ऑफिसर्स है, विलेज लेवल पर, डिस्ट्रिक्ट लेवल पर, प्रोविंस लेवल पर, सेंट्रल लेवल पर, मतलब स्टेट का जो भी पूरा काम है ना वो यही ऑफिशियल्स हैं जो लोग चला रहे हैं, ठीक है। तो बेसिकली आपके पास वास्ट नंबर में ऑफिशियल्स हैं। ऐसा नहीं है कि सिर्फ आपके पास कुछ ही मिनिस्टर्स हैं, बल्कि हजारों मिनिस्टर्स हैं आपके पास, टैक्स कलेक्टर्स हैं, स्पाइज हैं, जजेस हैं, रिकॉर्ड कीपर्स हैं, आर्मी ऑफिसर्स हैं, फिर प्रोविंशियल गवर्नर्स हैं। अब आपको सबको सैलरी देनी है, तो एक ये खर्चा हो गया आपके ऊपर। और सैलरी उस टाइम में सिर्फ और सिर्फ कैश में दी जाती थी, लैंड या ग्रेन्स वगैरह नहीं देते थे। तो जो भी इनका इम्पैक्ट है वो सारा का सारा ट्रेजरी पे पड़ रहा है, यानी कि जो भी गवर्नमेंट द्वारा टैक्स वगैरह कलेक्ट होता था, जो भी खजाना था गवर्नमेंट के पास, उस पे पड़ रहा है, ठीक है। और जो आपके हाई रैंकिंग ऑफिसर्स होते थे उनको तो आपको पता ही है कितना जेनरस अमाउंट में सैलरी मिलती थी, बहुत ज्यादा सैलरी उनको मिलती थी, जैसे कि आपके मंत्री हैं, सेनापति हैं, युवराज है, पुरोहित है, इन लोगों को 10,000 ऑफ पानास मिलते थे, ठीक है। तो ये काफी ह्यूज सैलरी थी। प्लस आपके पास अभी हमने डिस्कस किया आर्मी का खर्चा है, अब ये ब्यूरोक्रेसी का खर्चा भी ऐड हो गया है, ठीक है। तीसरा है आपके पास लिमिटेशंस ऑफ द टैक्सेशन सिस्टम। अब मॉरियंस ने ना कई तरीके के टैक्स लगा रखे थे, पीजेंट्स पे, आर्टिसंस पे, ट्रेडर्स पे, ठीक है। जैसे आपके जो पीजेंट्स है उनको लैंड टैक्स देना है, क्रॉप टैक्स देना है, जो आर्टिसंस है उनको अपने क्राफ्ट पे, अपने प्रोडक्शन पे टैक्स देना है, ट्रेडर्स को ट्रेड पे, टोल पे, कस्टम्स पे, हर तरीके से। तो गवर्नमेंट ने
टैक्स लेने में ना कोई कसर कहीं से भी नहीं छोड़ी थी, ठीक है? लेकिन टैक्स लेने के बाद भी जो रेवेन्यू था ना वो आपका, वो इनसफिशिएंट था। खर्चा पूरा हो ही नहीं पा रहा था गवर्नमेंट का, ठीक है? वर्ल्ड की लार्जेस्ट आर्मी है, लार्जेस्ट ब्यूरोक्रेसी है, कैश आप सैलरीज में दे रहे हो, स्पाई रखे हुए हैं, गवर्नर्स रखे हुए हैं, एडमिनिस्ट्रेशन रखे हुए हैं, और आपका इनकम का सोर्स कम है कंपेयर किया जाए अगर एक्सपेंस से तो, ठीक है? और प्लस ये वो टाइम है जिस टाइम में कोई इंडस्ट्रीज एग्जिस्ट नहीं करती है, कोई फैक्ट्री, कोई मशीन, कोई मास प्रोडक्शन नहीं होता है। सब कुछ सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन पे और हैंडक्राफ्ट जो आपके आर्टिसंस हैं उनके प्रोडक्शन पे डिपेंड करता है, ठीक है? तो आपके पास वेल्थ जनरेट करने की जो कैपेबिलिटी है ना वो काफी कम है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है हमारे पास अशोकास रिलीजियस डोनेशंस। अशोका ने जब बुद्धिज्म को अपना लिया था ना उसके बाद उन्होंने काफी डोनेशंस किए थे लार्ज अमाउंट में, बुद्धिस्ट मॉन्क्स को, बुद्धिस्ट इंस्टीट्यूशंस उन्होंने बनाए थे, धामा को स्प्रेड करने में उन्होंने काफी खर्चा किया था, अपने लोग भेजे थे काफी जगहों पे ताकि धामा का प्रचार कर सके, ठीक है? तो ये जो भी चैरिटी थी, जो भी ग्रांट थे, सब कुछ आपका रॉयल ट्रेजरी से ही जाता था, ठीक है? तो इन सब का इम्पैक्ट रॉयल ट्रेजरी पर ही पड़ रहा है। तो इकोनॉमी लेवल पे अगर आप देखो पैसा बाहर जा रहा है, ठीक है? और उससे कोई रिटर्न, कोई रेवेन्यू आपको जनरेट नहीं हो रहा है, ठीक है? डोनेशन से ना टैक्स बढ़ता है आपका, ना प्रोडक्शन बढ़ता है, ना स्टेट की इनकम बढ़ती है, बल्कि जो भी आपका ट्रेजरी था वो आपका कम होता जा रहा है, ठीक है? इसके बाद है आपका इमरजेंसी मेजर्स एंड इकोनॉमिक डिक्लाइन टुवर्ड्स द एंड ऑफ मौर्यन पीरियड, यानी कि जब आपका मौर्यन साम्राज्य खत्म होने वाला था उसके एंड तक स्टेट के पास कैश बिल्कुल बचा ही नहीं था, ट्रेजरी जो था वो बिल्कुल ऑलमोस्ट आपका एम्प्टी हो चुका था। इसीलिए लोग क्या करते थे वहां पे, जो गोल्ड थे ना उनके पास, गोल्ड की जो मूर्तियां थी ना उनको पिघलाकर गोल्ड के कॉइन्स बना लिए और फिर अपना एक्सपेंस उन्होंने पूरा किया, ठीक है? और यही उनके पास एक लास्ट ऑप्शन बच गया था, ठीक है? और इसी पॉइंट को ना हम लोग इमरजेंसी कहते हैं। क्यों कहते हैं? तो देखो, जब आपकी इकोनॉमी स्ट्रांग होती है ना तो आप टैक्स से पैसे लेते हो, ट्रेड से रेवेन्यू जनरेट करते हो, पर जब टैक्स भी काफी नहीं है, इनकम के सोर्सेज आपके फेल हो गए हैं, तब जाके रूलर का जो भी एसेट है उसको बेचना पड़ रहा है, उसको पिघलाना पड़ रहा है, ठीक है? तो बस वही है, इतना ज्यादा फाइनेंशियल डिस्ट्रेस जो है टुवर्ड्स द एंड ऑफ मॉडर्न पीरियड ये क्रिएट होने लग गया था, ठीक है? तो एक तो ये रीजन है मॉडर्न एम्पायर के डिक्लाइन होने के पीछे। इसके बाद दूसरा रीजन देखते हैं हम लोग, ओप्रेसिव रूल। ओप्रेसिव रूल का मतलब होता है आपका कि बहुत ही ज्यादा आप अत्याचार कर रहे हो लोगों पे, ठीक है? तो प्रोविंस में जो भी रॉयल ऑफिसर्स थे, ब्यूरोक्रेट्स भेजे जाते थे ना किंग के द्वारा, वो लोग पावर का मिसयूज करते थे, लोगों से जबरदस्ती काम करवाते थे, एक्स्ट्रा टैक्स कलेक्ट करते थे, फाइन्स वगैरह लेते थे और काफी ज्यादा अनफेयर पनिशमेंट उन लोगों को देते थे, ठीक है? सेंटर आपका स्ट्रांग था पर ग्राउंड लेवल पे जो ऑफिसर्स थे ना वो धीरे-धीरे करप्ट हो गए, क्रूअल हो गए क्योंकि उनके पास पावर चली गई, ठीक है? तो बस वही है, सबसे पहले आपका प्रोविंशियल ऑपरेशन एंड इंपीरियल डिक्लाइन। तो जैसा मैंने आपको बताया कि ये जो पूरा एम्पायर डिक्लाइन हुआ है ना, इसके पीछे काफ़ी ज़्यादा फैक्टर्स हैं। सबसे पहले तो यही है कि जो आपका मौर्यन एम्पायर है ना, वो सिर्फ सेंटर से नहीं चलता था, पाटलिपुत्र से नहीं चलता था, बल्कि बहुत सारे दूर के जो भी प्रोविंसेस हैं, तक्षशिला, कलिंग, उज्जैन वगैरह, वहाँ लोकल ऑफिसर्स को भेजा जाता था। अब लोकल ऑफिसर को आपने कोई पावर दे दिया कि आपको ये काम करवाना है उस एरिया में, तो वो ना बहुत हार्श वे यूज करते थे, लोगों को बहुत ज्यादा परेशान करते थे, ठीक है? तो बेसिकली लोग इतना ज्यादा लास्ट में तंग हो गए कि उन्होंने मॉरल रूल को एक्सेप्ट करना ही छोड़ दिया था, ठीक है? तो ये एक्सेसिव कोएर्जन, करप्शन, ये हमको देखने को मिलते हैं बाय द एंड ऑफ मॉरल रूल, ठीक है? इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट है तक्षशिला अंडर बिंदुसारा। ये आपका बेस्ट एग्जांपल है करप्शन का और अप्रेसिव रूल का। देखो हुआ क्या था, तक्षशिला जो है ना आपका, वहां पे ना एक आपका था दुष्ट मत्यास। ये एक बहुत ज़्यादा विकेड ब्यूरोक्रेट था, ठीक है? ये बहुत ज़्यादा परेशान करता था लोगों को, बहुत ही ज़्यादा। तो लोगों ने क्या किया, इसकी कंप्लेन ना डायरेक्टली किंग को कर दिया, ठीक है? किंग ने क्या किया, बिंदुसारा ने क्या किया, अशोका को भेजा वहां पे देखने के लिए कि एग्जैक्टली क्या मैटर चल रहा है। जब अशोका ने पूरी छानबीन की तो उनको पता चला पूरा मैटर। तो उन्होंने क्या किया, करप्ट ऑफिसर्स को हटाया उनकी पोजीशन से और वहां का पूरा लॉ एंड ऑर्डर जो है ना उसको रिस्टोर किया, ठीक है? तो इससे हमें क्या पता चलता है कि सिर्फ एक ऑफिसर में गलती नहीं थी, बल्कि ये पूरा सिस्टम करप्ट हो गया था, ठीक है? तो एक ये भी रीजन है। इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, कंटिन्यूटी ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव प्रॉब्लम्स अंडर अशोका। तो जब आपके अशोका एम्परर बने उसके बाद फिर से तक्षशिला से कंप्लेंट आने लग गई, ठीक है? तो ये जो ऑपरेशन था ये रिपीट हो रहा था, सेंट्रल कंट्रोल जो है वो वीक पड़ रहा था। तो ये हमको दिखाता है कि प्रोविंसेस को कंट्रोल करना ना मॉरिन स्टेट के लिए काफी ज्यादा डिफिकल्ट होता जा रहा था विद टाइम। तो एक ये भी रीजन है। इसके बाद है आपका एविडेंस फ्रॉम कलिंग एडिक्ट्स। तो जो कलिंग के जो अशोका के एडिक्ट्स है ना उनसे हमें पता चलता है कि जो प्रोविंसेस का जो ऑपरेशन था वो बहुत ही ज्यादा बढ़ गया था और बहुत ही कंसर्निंग बन गया था, ठीक है? और अशोका ने इसको ठीक करने के लिए ना महामद्रास यानी कि अपने कुछ ऑफिशियल्स को भेजा था और उनको बहुत ही क्लियर वार्निंग दी थी कि आपको प्रजा को जो है वो टॉर्चर नहीं करना है, हरास नहीं करना है, ठीक है? तो ये चीज, ये वार्निंग जो है ना खुद प्रूफ है कि ऑपरेशन काफी कॉमन प्रॉब्लम उस टाइम में बन चुकी थी, ठीक है? जाहिर सी बात है, इतना बड़ा एम्पायर है आपका,
सभी को किंग तो नहीं कंट्रोल कर सकते हैं, और जिनको भेजा है प्रोविंसेस वगैरह चलाने के लिए, चाहे आपके ब्यूरोक्रेट्स हो, चाहे आपके ऑफिसर्स हो, उनमें वो करप्शन आ ही जाएगा विद टाइम, ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट आपका एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स टू चेक ऑपरेशन। तो अशोका ने ना इस ऑपरेशन को रोकने के लिए काफी स्टेप्स लिए थे। सबसे पहला है आपका रोटेशन ऑफ ऑफिसर्स, ठीक है। तो प्रोविंसेस जैसे कि आपके तोसाली है, उज्जैन है, तक्षशिला है, यहाँ पे ना ऑफिसर्स को रेगुलरली ट्रांसफर किया गया ताकि ये लोग अपने लोकल पावर का थोड़ा बेस ना बना ले, ठीक है, और एक्सप्लॉइट ना कर सके किसी को। इस वजह से ये किया। इसको करने के पीछे का इंटेंशन काफी क्लियर था, करप्शन को रोकना, आर्बिट्री रूल को रोकना, ठीक है। इसके बाद है आपका रॉयल टूर्स एंड सुपरविजन। तो अशोका ने ना 256 नाइट्स आपके टूर्स पे एंड पिलग्रिमेजेस पे बताए। तो ये जो चीज है ना, ये दिखाता है कि ये सिर्फ एक रिलीजियस पॉइंट ऑफ व्यू नहीं है, बल्कि एक तरीके से आपका एडमिनिस्ट्रेटिव इंस्पेक्शन भी था, ठीक है। एम्परर जो है वो खुद जाकर देख रहे हैं कि उनका जो पूरा प्रोविंस है वो किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। लेकिन इतने एफर्ट्स के बाद भी जो ऑपरेशन था ना, ये कम नहीं हो रहा था, काफी बढ़ रहा था, क्योंकि आपका एम्पायर काफी बड़ा हो चुका है। एक जगह आप ठीक कर रहे हो, दूसरी जगह खराब हो गया है, कम्युनिकेशन काफी स्लो हो गया है, जो लोकल ऑफिसर्स हैं वो काफी पावरफुल बन गए हैं। तो इस वजह से ये ऑपरेशन आपका कम नहीं हुआ, टेम्परेरी टाइम के लिए कुछ रिलीफ दे देता था, लेकिन परमानेंट सॉल्यूशन नहीं था, ठीक है। इसके बाद है आपका रिवोल्ट ऑफ तक्षशिला। तो जब आपके अशोका रिटायर हो गए ना, उसके बाद क्योंकि तक्षशिला के लोग इतना ज्यादा परेशान हो गए थे ना, उन्होंने मौर्यन कंट्रोल को ही रिजेक्ट कर दिया कंप्लीटली, ठीक है। तो सबसे पहले रिवोल्ट की शुरुआत ना आपकी वहीं से हुई थी। ये क्लियरली आपको दिखाता है कि प्रोविंसेस भी जो थे ना, वो अपने पूरे किंग के साथ इतने लॉयल नहीं थे, बल्कि फोर्स और किंग के फियर की वजह से जुड़े हुए थे, ठीक है। इसके बाद है आपका ओवरऑल सिग्निफिकेंस। तो एक तरीके से आप देखो कि इतना बड़ा जो एम्पायर था ना, उसके डिक्लाइन होने के पीछे का रीजन फाइनेंशियल क्राइसिस देख लिया हमने, और ये ओप्रेसिव रूल है, लोगों को काफी ज्यादा परेशान कर दिया गया था, ठीक है। और जब एक जगह से रिवोल्ट शुरू हो गया ना, तो बाकी जो प्रोविंसेस है ना, उनको भी ये चीज समझ में आने लगी कि हमें भी रिवोल्ट करना पड़ेगा, तभी जाके हमें इस अत्याचार से ना मुक्ति मिलेगी, ठीक है। तो आपका परसिस्टेंट यानी कि बार बार कंटिन्यूअसली ये जो ऑपरेशन की वजह से ना, इतना बड़ा जो एम्पायर है उसका जो इफेक्टिव कंट्रोल है ना, वो खत्म होता चला गया, ठीक है। इसके बाद आ जाओ, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा न्यू नॉलेज इन द आउटलाइनिंग एरियाज। तो सबसे पहले एक चीज आप लोग समझो कि मगध आपका इतना पावरफुल जो है वो क्यों बन पाया था, क्योंकि मगध के पास ना कुछ आपके स्पेशल एडवांटेजेस थे। सबसे पहली चीज क्या थी, आयरन के टूल्स थे। तो आयरन के टूल का अर्ली इस्तेमाल उन्होंने करना शुरू किया, आयरन के वेपन्स बनाए, जिसकी वजह से आर्मी इतनी स्ट्रांग हो गई। फर्टाइल लैंड है, एक स्ट्रांग एडमिनिस्ट्रेशन है। तो ये सब आपका मटेरियल एडवांटेज थे, जिसकी वजह से मगध बाकी रीजन से ज्यादा आपका पावरफुल हो पाया, ठीक है। नाउ सबसे पहला टॉपिक यही है हमारा, मटेरियल एडवांटेजेस ऑफ मगध। तो जैसे मैंने आपको बताया कि मगध के पास अबंडेंट आयरन रिसोर्सेज थे, अबंडेंट मात्रा में एग्रीकल्चरल टूल्स थे, इफेक्टिव मिलिट्री टेक्नोलॉजी थी, जिस वजह से मगध आपका बाकी एरिया से इतना ज्यादा स्ट्रांग बन पाया था। दूसरा है आपका डिफ्यूजन ऑफ नॉलेज एंड टेक्नोलॉजी। अब हुआ क्या, जब मगध एम्पायर आपका एक्सपैंड हुआ ना, तो मगध का कल्चर, टेक्नोलॉजी, नॉलेज, ये सब कुछ सेंट्रल इंडिया, डेक्कन और कलिंग, इन सभी एरियाज तक पहुंचा, ठीक है। तो अब जो आयरन के टूल्स बनाना हो गया, आयरन के वेपन्स का इस्तेमाल हो गया, बेटर एग्रीकल्चर और वॉरफेयर हो गया, तो ये सभी चीजें हमको मगध के अलावा भी बाकी एरियाज में भी देखने को मिला, ठीक है। और इसी डिफ्यूजन की वजह से आप देखो तो जो एडवांटेज गंगा वैली वाले एरिया में यानी कि मगध के पास था ना, वो एडवांटेज अब धीरे धीरे आपका खत्म हो गया, ठीक है। पहले क्या था, मगध आपका स्ट्रांग है, क्यों स्ट्रांग है, अरे आयरन के टूल्स हैं, ये है वो है, खेती बाड़ी बहुत अच्छे से हो रही है। लेकिन जैसे किंग आए, किंग ने अपने अपने ऑफिसर्स को डिफरेंट डिफरेंट एरियाज में भेजा था। अब उन ऑफिसर्स के पास टूल्स थे, टेक्नोलॉजीज थी, प्लस नॉलेज थी। तो जहां वो रहे, उन्होंने अपना काम शुरू किया, वहां पे लोगों के साथ ही चीजें शेयर की। तो अल्टीमेटली उन लोगों तक, लोकल लोगों तक भी आयरन के टूल्स पहुंच गए और नॉलेज पहुंच गई, जिससे जो एक यूनिकनेस मगध के पास थी ना, वो यूनिकनेस अब नहीं रही मगध के पास, ठीक है। पहले सिर्फ मगध के पास ही एडवांस्ड आयरन टेक्नोलॉजी थी, बाद में जो ये पेरिफेरल प्रोविंसेस थे, वहां भी आयरन के टूल्स, वेपन्स वगैरह रेगुलरली मिलने लग गए, ठीक है। तो मगध जो पहले आपका यूनिक था ना, वो अब यूनिक नहीं रहा, ठीक है। ये भी एक रीजन है मगध के डिक्लाइन होने के पीछे। तो वही चीज यहाँ पे कह रहा है, लॉस ऑफ कोर एरिया एडवांटेज। जो उनका कोर पावर था ना, वो अब उनके पास ही नहीं था, बल्कि सभी के पास था, सभी पेरिफेरल रीजन्स के पास वो चीजें पहुंच चुकी थी, ठीक है। तो जो मगध के पास, गैंगेटिक बेसिन के पास बेसिकली जो ये एडवांटेज था, एक्सक्लूसिव स्ट्रैटेजिक एडवांटेज आयरन का, वो नहीं रहा उनके पास, ठीक है। और वो इस चीज पे डोमिनेट भी नहीं कर सकते सोलली, कोई टेक्नोलॉजिकल सुपीरियोरिटी भी नहीं दिखा सकते वो, क्योंकि अब ये चीजें सभी के पास अवेलेबल हैं। तो जो मोनोपोली आपकी मगध के पास थी ना, वो मोनोपोली अब धीरे धीरे खत्म होती चली गई, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास आयरन टेक्नोलॉजी एंड डिक्लाइन ऑफ द मौर्यास। तो ये मैंने आपको समझा ही दिया कि जो वाइड स्प्रेड हुआ था यूज ऑफ आयरन टूल्स, वेपन्स इन आउटलाइनिंग प्रोविंसेस,
coincided with weakening of Mauryan central authority, gradual decline and fall of the Mauryan empire। तो बेसिकली क्योंकि अब आयरन के वेपन्स, आयरन के टूल्स हर प्रोविंस के पास पहुंच गए थे, तो अल्टीमेटली आपके जो प्रोविंसेस थे ना वो काफी ज्यादा स्ट्रांग बनते चले गए। प्रोविंसेस स्ट्रांग बनते चले गए यानी कि सेंटर की जो मोनोपोली थी वो अब खत्म होती चली गई। ठीक है, तो जो ये आपके पेरिफेरल रीजन्स थे ना ये काफी ज्यादा केपेबल होते चले गए खुद से। ठीक है, इसके बाद है आपका नेक्स्ट राइज ऑफ न्यू रीजनल किंगडम्स। तो अब हुआ क्या आपका, जब टेक्नोलॉजी प्लस रिसोर्सेस प्लस कॉन्फिडेंस आता जा रहा है लोगों में, तो अब जो वो चीज है ना कि हमें राजा की जरूरत नहीं है, वो चीज आती चली गई। क्यों? क्योंकि आपको पता है एक तो ऑपरेसिव रूल है, ऑलरेडी हम लोगों पर काफी अत्याचार किया जा रहा है, प्लस हमारे पास अब टेक्नोलॉजी है, रिसोर्सेज है, तो अब वो कॉन्फिडेंस हमारे पास अल्टीमेटली आ ही जाएगा कि हम अपना अलग से स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, और इसी वजह से आप देखोगे अशोका के जाने के बाद 30 इयर्स बाद शुंगास, कानवास ये सेंट्रल इंडिया में आ जाएंगे, कलिंग में आपके क्षेत्रीज आ जाएंगे, डेक्कन में सातवाहनास आ जाएंगे। तो ये सब अल्टीमेटली पहले मौर्यन एम्पायर का ही पार्ट थे, लेकिन बाद में ये इतने ज्यादा स्ट्रांग बन गए, इंडिपेंडेंट बन गए कि ये मौर्यन एम्पायर से अलग हो गए, मगध से अलग हो गए बेसिकली। ठीक है, तो ये है आपका कि शुंगास एंड कानवास आ जाएंगे सेंट्रल इंडिया में, क्षेत्रीज आ जाएंगे कलिंग में, सातवाहनास आ जाएंगे आपके डेक्कन में। तो एक तरीके से आप देखो, एक तो फाइनेंशियल क्राइसिस जैसी प्रॉब्लम, ओप्रेसिव रूल, प्लस अब हम इंडिपेंडेंट बनते जा रहे हैं, तो जो चीज पहले यूनिक थी मगध के पास वो मगध के पास यूनिक नहीं है, हम केपेबल हैं। ठीक है, इसको करने के। तो यहाँ से प्लस एक चीज और मैं आपको बताऊं, अशोका के बाद ना उतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग रूलर आ नहीं पाए। ठीक है, अशोका ने ऑलरेडी जो आगे उनके सक्सेसर्स आएंगे उनके लिए मैसेज छोड़ दिया था कि पीस इज वेरी इंपॉर्टेंट, धामा के बारे में बताया था और अपने बच्चों को सिखाया था। राइट, तो वो जो एक वो होता है ना अग्रेशन किंग का कि मुझे कॉन्क्विस्ट करना है, ये करना है, वो करना है, वो अग्रेशन आगे वाले किंग्स में आ नहीं पाया। ठीक है, तो ये भी एक मेन रीजन था जिस वजह से आपका मॉडर्न एम्पायर जो था वो डिक्लाइन हो गया था। ठीक है, इसके बाद आ जाओ नेक्स्ट टॉपिक है और ये लास्ट टॉपिक है हमारा आज का, नेग्लेक्ट ऑफ द नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर एंड द ग्रेट वॉल ऑफ चाइना। तो अशोका जो थे ना आपके, अशोका का फोकस कलिंग वॉर के बाद एकदम हट चुका था, शिफ्ट हो चुका था। अशोका मेनली अब मिशनरी एक्टिविटीज वगैरह ज्यादा बिजी थे। इसके बाद है आपका नेक्स्ट सेंट्रल एशियन नोमैडिक थ्रेट। सबसे पहले तो ये जो स्काइथियंस थे ये कौन थे, तो स्काइथियंस आपके नोमैडिक ट्राइब्स थे। नोमैडिक मतलब इधर से उधर घूमते थे, इनका जो बेस था वो सेंट्रल एशिया था। लाइफस्टाइल कैसी थी, तो कॉन्स्टेंटली मूव करते रहते थे और ये लोग हॉर्स राइडिंग में, कैवलरी वॉरफेयर में काफी एक्सपर्ट थे। ठीक है, तो बेसिकली ये ना आपके सेटल्ड सिविलाइजेशन के लिए काफी ज्यादा डेंजरस थे क्योंकि ये फास्ट मूव कर रहे थे, स्ट्राइक कर रहे थे रेगुलरली। और अगर हम लोगों ने अभी नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर अपना ठीक से स्ट्रांग नहीं बनाया तो इनसे हमें खतरा है। ठीक है, अब क्यों खतरा है, क्योंकि कॉन्स्टेंटली ये लोग मूव कर रहे हैं। ठीक है, तो सेटल्ड एम्पायर का जो भी प्लानिंग होगा, डिफेंस सिस्टम होगा, उसको अब्रप्ट कर देंगे ये लोग। हॉर्स बेस्ड वॉरफेयर है यानी कि हाईली मोबाइल है, एक जगह से दूसरी जगह जा सकते हैं, कभी भी कहीं से भी अटैक कर सकते हैं। ठीक है, तीसरा क्या है कि इन लोगों के लिए ना उस टाइम में चाइना और इंडिया में सेटल्ड लाइफ थी। ठीक है, सेटल्ड पॉपुलेशन थी, तो इन लोगों के लिए इजी था वहां पे अटैक करना क्योंकि पॉपुलेशन है। ठीक है, तो ये हमेशा कांस्टेंट स्टेट ऑफ मूवमेंट में ही रहते थे और एक काफी ज्यादा सीरियस थ्रेट थे हमारे लिए, स्पेशली जो आपका एग्रेरियन एम्पायर थे, जो आपका सेटल्ड लाइफ थी जहाँ पे एग्रीकल्चर बेस्ड प्रोडक्शन हो रहा था, जीवन वैसे ही जी रहे थे वो लोग नॉर्मल, उनके लिए काफी ज्यादा थ्रेट थे ये लोग। ठीक है, क्योंकि मैंने जैसा बताया आपको हाईली मोबाइल थे, एक जगह से दूसरी जगह घूमते रहते थे, वॉरफेयर टेक्निक्स थी इनके पास, तो बोथ चाइना और इंडिया दोनों के लिए डेंजर थे ये लोग। ठीक है, इसके बाद आ जाओ चाइनीज रिस्पॉन्स द ग्रेट वॉल। इन्होंने सोचा कि हमको एक बहुत प्रिवेंटिव और स्ट्रॉन्ग डिफेंस चाहिए इस चीज के अगेंस्ट। ठीक है, तो इन्होंने 220 BC के आसपास ग्रेट वॉल ऑफ चाइना बना दिया उस रीजन में, उसका
मेन पर्पस ये था कि जो स्काइथियंस हैं ये लोग ना आ सके, जो इन्वेजन है वो ना हो सके और जो मेरी एग्रीकल्चरल पॉपुलेशन है वो सेफ रह सके। ठीक है, तो इसको प्रोटेक्ट करने के लिए इन्होंने ग्रेट वॉल जो है इन्होंने बनाया। ठीक है, ये काफी एक प्रोएक्टिव डिफेंसिव स्ट्रैटेजी थी। मतलब वो सिर्फ रिएक्ट नहीं कर रहे थे बल्कि पहले से ही अपना जो है ना एक स्टेप आगे चल रहे थे कि फ्यूचर में ये होने वाला है या हो सकता है, तो उसके लिए मैं आज से ही कोई प्रिकॉशन ले लूं। ठीक है, इसके बाद नेक्स्ट आ जाओ, इंडियन रिस्पॉन्स एब्सेंस ऑफ फ्रंटियर डिफेंस। तो चाइना ने तो ग्रेट वॉल बना लिया बट इंडिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं था। ठीक है, चाइना प्रोएक्टिव था इस चीज में। जबकि उनको ना लार्ज स्केल पे फोर्टिफिकेशंस वगैरह करने चाहिए थे या कोई डिफेंसिव मेजर्स अपनाने चाहिए थे ताकि कोई इन्वेजन ना हो फ्यूचर में। ठीक है, तो अशोका ने ऐसा कुछ भी नहीं किया और इसी एब्सेंस की वजह से आप देखोगे नॉर्थ वेस्टर्न पासेस से ना काफी ज्यादा आपके इन्वेजन होंगे फ्यूचर में, और इसी वजह से जो हमारा फ्रंटियर रीजन है नॉर्थ वेस्ट वाला वो काफी ज्यादा वीक हो जाएगा, वल्नरेबल हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, चेन ऑफ इन्वेजन्स इनटू इंडिया। आप देखो इन्वेजन्स कैसे होंगे। तो बेसिकली सेंट्रल एशिया की नोमैडिक ट्राइब है जो कॉन्स्टेंटली मूव कर रहे हैं। ठीक है, साथ ही आपके ग्रीक्स हैं, उनका भी खतरा हमारे ऊपर मंडरा रहा है कि वो भी कभी भी इन्वेजन कर सकते हैं। ठीक है, तो स्काइथियंस हैं जो घूम रहे हैं इधर से उधर, कभी भी कहीं भी आ सकते हैं वो। दूसरे आपके ग्रीक्स हैं। ठीक है, ये लोग भी ना काफी ज्यादा जो आपका साउथ वाला एरिया था वहां पे इन्वेजन करने की स्ट्रैटेजी अपना रहे हैं। अब ये जो प्रेशर है ना, इस प्रेशर की वजह से आपके दो ट्राइबल ग्रुप्स पार्थियंस एंड शाकास ये लोग कर जाएंगे इंडिया शिफ्ट, इंडिया की तरफ आ जाएंगे, क्योंकि इनको खतरा है कि हमारे ऊपर जो है इन्वेजन हो सकता है इन दोनों ग्रुप्स से। ठीक है, और इसी चीज को ना हम लोग डोमिनो इफेक्ट बोलते हैं। डोमिनो इफेक्ट का मतलब क्या होता है, एक मूवमेंट से दूसरे ग्रुप को इंडिया में इन्वेट करना पड़ गया। क्यों करना पड़ गया? क्योंकि उनको डर लग रहा है कि वो लोग हमारे ऊपर इन्वेजन कर देंगे, इससे पहले हम ही लोग यहाँ से शिफ्ट कर जाते हैं। ठीक है, नाउ पहले अब ग्रीक्स की बात करते हैं। तो ग्रीक्स ने ना नॉर्थ अफगानिस्तान वाले एरिया में ऑलरेडी बैक्ट्रियन किंगडम जो है स्टैब्लिश कर दिया था। बैक्ट्रिया उनका स्ट्रैटेजिक बेस था इन्वेजन का, और 206 बीसी में आके ग्रीक्स ने इंडिया पे इन्वेड कर दिया था। ठीक है, अब ये जो इन्वेजन है ना, इन इन्वेजन ने जो मौर्यन एम्पायर था उसका जो नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर था ना उसको कंप्लीटली डिस्टेबलाइज कर दिया था। ठीक है, ये भी आपका 206 बीसी के आसपास ही हो रहा है। तो मौर्यन एम्पायर पे आप देखो लॉन्ग टर्म एक्सटर्नल प्रेशर जो है ना वो क्रिएट हो गया है। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे, अब एक बार ये इन्वेजन आपके शुरू हो गए तो ये इन्वेजन जैसा मैंने आपको बताया लॉन्ग टर्म पे होते ही रहेंगे। इसके बाद है आपका फॉल ऑफ द मौर्यन एम्पायर। तो लास्ट आपके जो मौर्यन रूलर थे ना उनका नाम था बृहद्रथा। ये आपके 185 बीसी के आसपास थे। इस टाइम तक आते आते एम्पायर ऑलरेडी आपका वीक हो गया था, इंटरनल इश्यूज आ रहे थे, एक्सटर्नल इन्वेजन हो रहे थे, और जो फ्रंटियर वाला एरिया जिसको आपको प्रोटेक्ट करना चाहिए था उसको आपने कंप्लीटली नेग्लेक्ट कर दिया है। ठीक है, तो अब वो पूरा एकदम वल्नरेबल स्टेट में है। अब होगा क्या इसके बाद? इसके बाद आएंगे पुष्यमित्र शुंगा। ये क्या करेंगे, ये सबसे पहले तो ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे और ये ना बृहद रथा के जनरल हुआ करते थे, हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे इनके कोर्ट में। ठीक है, अब इन्होंने क्या किया, इन्होंने बृहद रथा को पब्लिकली असैसिनेट किया, यानी कि सबके सामने उसको ओवरथ्रो कर दिया। अब यहाँ पे आप देखो तो हिस्ट्री रिपीट्स इटसेल्फ वाली सिचुएशन जो है, नंदा डायनेस्टी के रूलर को किसने ओवरथ्रो किया था, सिमिलर वही एक्शन यहाँ पे हुआ है। जो ये मौर्यन रूलर थे इनको हटा दिया गया है पुष्यमित्रा द्वारा। और पुष्यमित्रा कौन थे? ये इन्हीं के हाईएस्ट रैंकिंग ऑफिसर थे। तो यहाँ से आप देखो मौर्यन डायनेस्टी जो है वो कंप्लीटली आपकी खत्म हो गई है। तो इसके बाद मौर्यंस के बाद आ जाएंगे अब शुंगा डायनेस्टी। ठीक है, तो यहाँ से आप देखो फॉर्मल एंड हो चुका है मौर्यन एम्पायर का। तो अब जो आपकी अशोका की लेगेसी थी, मौर्यंस की लेगेसी थी, वो कंप्लीटली अब खत्म हो गई है। अब यहाँ से शुंगा डायनेस्टी जो है वो स्टार्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ से आप देखेंगे हम पॉलिटिकल शिफ्ट, कैसे सेंट्रल अथॉरिटी जो है वो रिप्लेस हो गई है, इसका क्या असर पड़ेगा, कैसे अब ये पूरा डायनेस्टी काम करेगा, वो चीज समझेंगे। ठीक है, इसके बाद आ जाओ यहाँ पे है शुंगा एंड कानवा रूलर। तो शुंगास ने रूल किया पाटलिपुत्र में एंड कुछ सेंट्रल इंडिया के पार्ट्स में। ठीक है, उन्होंने वैदिक सैक्रिफाइसेस कराए। अब क्योंकि पुष्यमित्रा शुंगा जो थे ये ब्राह्मण कम्युनिटी को बिलोंग करते थे, तो ये वैदिक सैक्रिफाइसेस होंगे, और जो आपके ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस थे जो अशोका ने खत्म कर दिए थे अब वो वापस होने लग जाएंगे। ठीक है, और कुछ सोर्सेस से हमें ये भी इन्फॉर्मेशन मिलती है कि इन्होंने ना बुद्धिस्ट को कभी कभी परसिक्यूट भी किया है, यानी कि जो आपके अशोका के धामा बुद्धिस्ट वगैरह का जो इन्फ्लुएंस था ना वो यहाँ से वीक होने लग जाएगा। ठीक है, फिर आपके शुंगास के बाद आ जाएंगे कानवास। यहीं पे कानवास भी आपके ब्राह्मण ही थे, तो बेसिकली शुंगा के जो पॉलिसीज होंगे, ब्राह्मणिकल ट्रेडिशंस जो भी उन्होंने रिवाइव किए होंगे वो यहाँ भी आपके कंटिन्यू रहेंगे। ठीक है, क्योंकि ये भी आपके ब्राह्मण ही थे। तो ये था पूरा आपका मगध को लेके कैसे आपके
कौन-कौन आ गए? मौर्यन रूलर्स आ गए, मौर्यन के बाद आपके आएँगे शुंगा डायनेस्टी, शुंगा के बाद आएँगे आपके कान्वा डायनेस्टी, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर, ठीक है? आई होप आप लोगों को समझ में आया हो, कैसे आपका जो मौर्यन एम्पायर था वो रहा, कैसे उसका इम्पैक्ट रहा आर्ट एंड आर्किटेक्चर पे, कैसे सारी चीज़ें हैंडल हुई। अभी देखो ये एम्पायर जो था, इतना ज़्यादा ग्रैंड था कि इतने चैप्टर्स लग गए हमको इसको कवर करने में, ठीक है? तो हम लोगों ने सबसे पहले शुरू किया था स्टेट कंट्रोल के साथ कि कैसे जो आपके किंग थे ना, वो कितना ज़्यादा इंटरफेयर करते थे हर एक मैटर में, ठीक है? फिर इकोनॉमिक रेगुलेशंस यानी कि जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी हो रही है उन सब पे अल्टीमेट डिसीजन किंग का ही होगा। फिर आर्ट एंड आर्किटेक्चर, किस तरीके से मॉडर्न जो एम्पायर था उस टाइम का आर्ट कैसा था, आर्किटेक्चर कैसा था, कितना यूनिक था, पत्थरों से सिर्फ एक स्टोन से वो लोग इतनी बढ़िया कार्विंग कर देते थे, ठीक है? इसके बाद हम लोगों ने उनका मटेरियल कल्चर देखा कि कैसे आपका वो मगध से शुरू हुआ था, आयरन के टूल्स वेपन्स वगैरह, और धीरे धीरे करके उनके पूरे साम्राज्य में वो चीज जो थी वो फैल गई थी, ठीक है? इसके बाद हमने देखा डिक्लाइन कैसे होना शुरू हुआ, तो वन ऑफ द रीजन वॉज फाइनेंशियल क्राइसिस। देन इसके बाद ओप्रेसिव रूल, काफी अत्याचार करते थे लोगों पे। इसके बाद न्यू नॉलेज इन द आउटलाइनिंग एरियाज, यानी कि मगध जो था ना, एक तो आपका फाइनेंशियल क्राइसिस है, दूसरा ओप्रेसिव रूल है, और तीसरा जो मगध की जो यूनिकनेस थी जिस वजह से बाकी सारे एरियाज ऐसे समझते थे कि अरे मगध 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 ऐसे, जैसे आज दिल्ली है, मुंबई है, एक सिटी है ना डेवलप्ड, तो हम लोग जब भी जो गांव वाले लोग हैं वो सोचते हैं दिल्ली मुंबई, या हम लोग जो दिल्ली मुंबई वाले हैं वो देखते हैं बाहर लंदन पेरिस ये वो। सिमिलरली मगध वैसा ही था, लेकिन जो चीजें मगध में अवेलेबल थी, आयरन के टूल्स हो गए, चाहे आपका प्रोडक्शन इतना अच्छा हो गया, वो सारी चीजें धीरे धीरे करके सारे एरियाज तक पहुंचने लग गई, तो मगध की जो यूनिकनेस थी ना वो यूनिकनेस खत्म होती चली गई, ठीक है? तो एक ये भी रीजन था डिक्लाइन के पीछे। साथ ही अब लोगों के पास क्योंकि आयरन के टूल्स एंड टेक्नोलॉजीज आ गई हैं, तो लोग काफी ज्यादा, एक तो ऑलरेडी परेशान है, ठीक है, ऑपरेसिव रूल के चलते, और ये सोच रहे हैं कि हम क्यों नहीं इंडिपेंडेंट बन सकते, हम अपना स्टेट खुद क्यों नहीं चला सकते हैं, ठीक है? तो ये कुछ मल्टीपल रीजंस थे जिस वजह से आपका जो मॉडर्न एम्पायर था वो आपका डिक्लाइन हो गया, ठीक है? तो ये था हमारा पूरा चैप्टर। आई होप आप लोगों को समझ में आया हो। बाकी कोई डाउट हो तो प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना। और अगर आपको जीएस के नोट्स परचेज करने हैं तो उनको परचेज करने का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। साथ ही कैसा लगा ये सेशन बताना मुझे, एंड आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।